Hey everyone, this is Jani Nani and I welcome you all to Magnet Brains हिंदी, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ अगर आप और भी डिफरेंट कोर्सेज या डिफरेंट टॉपिक्स या डिफरेंट क्लासेस के वीडियोस इन सबको एक्सप्लोर या एक्सेस करना चाहते हो तो वो सब करने के लिए आप बहुत ईजिली मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। दैट इज magnetbrains.com। कैसे जाना है वेबसाइट पे, वीडियोस को कैसे एक्सेस करना है वो सब बताऊंगी इन डिटेल बट इस वीडियो के एंड में। बट राइट नाउ हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का टॉपिक। तो हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट कर चुके हैं और इसके 5 चैप्टर्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बट अब बारी आती है एक और इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा लेंदी चैप्टर को डिस्कस करने की, और इसीलिए हम देखने वाले हैं इसका कंप्लीट चैप्टर रिविजन। चैप्टर का नाम क्या है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। यानी कि यहाँ आप देखने वाले हो एक स्टोरी ऑफ अ वैज्ञानिक, ऑफ अ साइंटिस्ट, कि वो जो वैज्ञानिक हैं वो कैसे बने, कैसी उनकी रही है पूरी जर्नी, सपोर्ट किसका था, कैसे उन्होंने काम किया, फेलियर्स को सक्सेस में कैसे बदला, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी इस पर्टिकुलर चैप्टर में। बट मैं आपको पहले ये डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि भाई इस चैप्टर को सिर्फ पढ़कर या समझकर आप आंसर्स नहीं लिख पाएंगे। कुछ ऐसे डेटा हैं, कुछ ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, नंबर्स वगैरह हैं जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। और ये चीज़ ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि आपको बैठ के पूरा रटना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा, नहीं, आप 2-4 बार भी पढ़ोगे उसको तो शायद दिमाग में बैठ जाएगा। या तो अच्छे से ध्यान से पूरा चैप्टर समझना है ताकि कोई डाउट ना रहे। ऑलराइट, ओके। तो ये कौन सा चैप्टर नंबर है भैया? 6th चैप्टर ऑफ योर सेकंड बुक। सो इफ यू वांट आप अपनी दूसरी बुक खोल के रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब स्टार्ट कर सकते हैं हम। बेसिकली थोड़ा सा स्टार्टिंग का आपको एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपकी बुक में, वो पढ़ लेंगे एंड देन उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऑथर इज रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। किसने लिखा है ये चैप्टर? रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि भैया ये ऑथर हैं, लेखक हैं इस कहानी के। Richard H. Ebrard received the Cial Scholar Award, the Schering-Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology। भैया ये जो पर्टिकुलर पर्सन है दैट इज रिचर्ड एच एब्रायड, इनको मिले हैं अवार्ड्स, और बहुत ही बढ़िया लेवल के अवार्ड्स मिले हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जाने माने और बड़े लेवल पे एक ज़ोरदार साइंटिस्ट रहे हैं। तो इनको मिले हैं अवार्ड, सियाल स्कॉलर अवार्ड एंड स्क्लेरिंग प्लो अवार्ड। तो ये दोनों अवार्ड्स जो हैं इन्हें मिल चुके हैं। किस ब्रांच में? बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फैसिनेशन ऑफ बटरफ्लाइज opened the world of science to him। फैसिनेशन का मतलब क्या होता है? एक अट्रैक्शन, एक लव फॉर समथिंग। तो ये जो एब्राइड है इन्हें शुरुआत से ही बटरफ्लाइज यानी तितलियों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रही है। बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना, उनके बारे में जानना। तो उनका हमेशा ही ये इंक्लिनेशन या झुकाव या लगाव रहा है किसके साथ? बटरफ्लाइज के साथ। ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। और यही अगर उनको लगाव नहीं होता शायद तितलियों से तो उनके लिए विज्ञान के दरवाजे या रास्ते खुलते नहीं। तो ये जो उनका वैज्ञानिक बनने का पूरा सिलसिला रहा है ये इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि पहली चीज कि इनको बटरफ्लाइज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था कि उसको कलेक्ट करना एंड एवरीथिंग। एज 22, जब ये 22 साल के थे, 22 के थे, फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर। आपने स्काउट एंड गाइड सुना होगा, तो ये स्काउट रह चुके हैं पिछले, लाइक फॉर्मर यानी पिछली बार लास्ट प्रीवियस रहा होगा उस साल के स्काउट रहे ये। अ मेंबर ऑफ द स्काउट एसोसिएशन और अ सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी बाल घर या सॉर्ट ऑफ स्काउट एंड गाइड आप ध्यान में रख सकते हैं। सो दैट इज व्हाट इज स्काउट ऑफ द ईयर। एक्साइटेड, अब ये बहुत ज्यादा खुश थे, एक्साइटेड थे 22 साल की उम्र में। क्यों? साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। इन्होंने साइंटिफिक वर्ल्ड को, विज्ञान की दुनिया को एक बहुत बढ़िया बोल सकते हैं कुछ इनपुट दिया अपना। और वो इनपुट क्या था? एक नई थ्योरी दी इन्होंने कि कैसे सेल्स काम करते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होते हैं, वो काम कैसे करते हैं। इस पे थ्योरी जो है इन्होंने दी। अब ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज बहुत टाइम से लोग इसका आंसर जानना चाह रहे थे और एब्राइड ये पता लगा पाए, तो इनके लिए बहुत एक्साइटमेंट का रीजन था और वो चीज़ है जो यहाँ पर आपको हाईलाइट की गई है। क्लियर? आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें समझ आ गई हैं आपको। किस एज की बात हो रही भैया? 22 साल की बात हो रही है जब ये थ्योरी जो है इन्होंने वर्ल्ड को दी। ठीक है, और चलिए अब इसी को हिंदी में देखते हैं।
लेखक हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, रिचर्ड एच इब्राइट। बायोकेमिस्ट्री और आणविक जीव विज्ञान के लिए सर्ल स्कॉलर अवार्ड और द शेरिंग प्लो अवार्ड प्राप्त किया। तो भैया जो रिचर्ड इब्राइट हैं उनकी ये कहानी है, नाम आपको ध्यान में रखना है। रिचर्ड एच इब्राइट पूरा नाम है, कहीं आपको रिचर्ड मिलेगा, कहीं इब्राइट मिलेगा, इनकी मम्मी ने प्यार से रिची बुलाती है, वो भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा। तो ये जो इब्राइट है इनको अवार्ड्स मिले हैं, किस लिए? बायोकेमिस्ट्री और आणविक जीव विज्ञान के लिए। कौन से अवार्ड? सर्ल स्कॉलर अवार्ड, द सियाल स्कॉलर अवार्ड एंड द शेरिंग प्लो अवार्ड। तितलियों का मोह उनके लिए विज्ञान की दुनिया खोल दी, या तितलियों के मोह ने उनके लिए विज्ञान की दुनिया खोल दी, क्योंकि इनको एक फैसिनेशन था तितलियों को लेकर, एक लगाव था, तो उसकी वजह से विज्ञान के रास्ते जो इनके लिए ओपन हो गए। आयु थी 22 साल, पूर्व वर्ष का स्काउट, उत्साहित, वैज्ञानिक दुनिया को एक नया सिद्धांत दिया और वो था कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। तो ये 22 साल की उम्र में एक थ्योरी देते हैं साइंटिफिक वर्ल्ड को, और इसके लिए बड़े एक्साइटेड हैं, बड़े खुश हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक थ्योरी था या बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और ये कब हुआ है? जब इनकी उम्र थी 22 साल। क्लियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Richard H. Bright, his college roommate, explained theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science. तो भाई जो रिचर्ड एच इब्राइट हैं और उनके जो कॉलेज के रूममेट हैं, यानी वो जहाँ पढ़ते थे वहीं पे उनके साथ जो सहपाठी थे, इन दोनों ने ही क्या किया था? इन दोनों ने एक थ्योरी को एक्सप्लेन किया है, और वो थ्योरी है प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में दी गई। ठीक है, थ्योरी जो इन्होंने बताई वो थ्योरी किस में छपी थी? प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस। ये नाम ध्यान में रखना है। ये है क्या? वॉज फर्स्ट टाइम दिस इंपॉर्टेंट साइंटिफिक जर्नल पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स। ये है एक साइंटिफिक जर्नल, ठीक है, और इसमें पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी कॉलेज के बच्चे का कोई आर्टिकल छपा था। तो ये बहुत बड़ी बात थी किसके लिए? रिचर्ड इब्राइट और उनके कॉलेज रूममेट के लिए, कि दोनों ने ऐसी थ्योरी बताई जो कि प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के जर्नल में, लाइक ये जो जर्नल का नाम है, इसमें पहली बार किसी स्टूडेंट का कोई आर्टिकल छपा था। तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। In sports like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run. Home run क्या होता है? Baseball batter scores a run without stopping your first time at bat. ये ऐसी बात हो गई जैसे स्पोर्ट्स में आपने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की, वो भी आपकी पहली बार। लाइक अगर आप पहली बार क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हो और आपने 6 बॉल पे 6 छक्के मार दिए, या फिर बेसबॉल की बात करें जिसमें होम रन होता है, जहां पे जो बेसबॉल बैटर होता है वो बिना रुके अगर रन ले लेता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो ऐसी कुछ अचीवमेंट थी किसके लिए? रिचर्ड इब्राइट के लिए। तो यहाँ पे स्पोर्ट का कंपैरिजन करते हुए दिया हुआ है आपको कि भाई इतनी सी एज पे अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हो स्पोर्ट्स में, वैसा ही कुछ अचीवमेंट इनके लिए था साइंस में। क्लियर? ओके, फटाफट से देख लीजिए जर्नल का मीनिंग। जर्नल इज अ न्यूज़पेपर और मैगजीन दैट डील्स विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और प्रोफेशनल एक्टिविटी। क्या है एक जर्नल? कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी मैगजीन जो किस में डील करता है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक प्रोफेशनल एक्टिविटी में, लाइक कुछ भी जिस बारे में लिखा हो, दैट इज एक पत्रिका, दैट इज व्हाट इज अ जर्नल। क्लियर? चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। सो रिचर्ड एच इब्राइट और उनके कॉलेज के रूममेट ने समझाया एक थ्योरी को। किस में छपी वो थ्योरी? द प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस के एक लेख में। पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका में कॉलेज के छात्रों के काम को प्रकाशित किया गया। खेल में जैसे 15 साल की उम्र में बड़ी लीग बनाना और होम रन हिट करना यानी बेसबॉल बैटर बिना रुके अगर रन बनाता है, वह भी बल्ले पर आपका अगर पहली बार है और तब आप ऐसा कर रहे हो, तो वैसा ही कुछ अचीवमेंट था किसके लिए? इब्राइट और उनके दोस्तों के लिए। समझ आ गया? तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? 22 साल वाली चीज हुई, हाउ सेल्स वर्क हुआ। देन उसके बाद क्या आ जाता है कि भैया ये जो है द प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, ये एक जर्नल है जिसके अंदर पहली बार किसी कॉलेज स्टूडेंट का आर्टिकल पब्लिश हुआ था। समझ आ गया? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। For Richard Ibride, it was the first in a long string of achievements in science and other fields. तो वो सिर्फ साइंस हो या बाकी की फील्ड्स हो, सभी फील्ड्स में रिचर्ड इब्राइट के लिए बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे। लाइक देयर हैव बीन लॉन्ग स्ट्रिंग, एक के बाद एक अचीवमेंट। इनमें सबसे पहला मुख्य अचीवमेंट जो रहा है इनके लिए वो था ये सेल के बारे में बताना कि हाउ सेल्स वर्क। All started with butterflies, और ये पूरी कहानी तितलियों से बिगिन हुई है। जो फैसिनेशन ऑफ बटरफ्लाइज की बात की, जो लगाव बोला है बटरफ्लाइज को लेकर, उसकी क्या पूरी एक स्टोरी है वो आपको पता चलेगी। तो ये सब कुछ चालू हुआ तितलियों से, बटरफ्लाइज से,
ओनली चाइल्ड इब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। तो ये जो है इब्राइट ये इकलौते बेटे हैं, ठीक है, इनका कोई सिबलिंग नहीं है, भाई बहन नहीं है। ये जो है रीडिंग के नॉर्थ में, जो कि पेंसिल्वेनिया में एक जगह है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। There wasn't much he could do there, but वहां पर वो कुछ ज्यादा था नहीं जो कर सकते थे। ऐसा क्यों? He certainly couldn't play football or baseball with a team of one। ये अकेले थे, कोई दोस्त थे नहीं। अभी एक जन की थोड़ी टीम बनेगी और फिर ये फुटबॉल भी खेलेंगे, बेसबॉल की खेलेंगे, राइट? यानी कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो ये अकेले कर पाए, क्योंकि बाकी गेम्स के लिए तो आपको ऑब्वियसली एक टीम चाहिए। वन थिंग कुड डू, और वो क्या था? कलेक्ट थिंग्स। तो उन्होंने कलेक्शन स्टार्ट क्यों किया? अगर क्वेश्चन आता है कभी कि वाई इब्राइट started collecting things, या कलेक्शन लिख देते हैं, तो आप क्या बताओगे कि बिकॉज इब्राइट वॉज अलोन, ही हैड नोबडी टू प्ले विद, अकेले थे, कोई भी नहीं था जो उनके साथ खेल सकता था। दैट्स वाई देयर वाज ओनली वन थिंग ही कुड डू, इसलिए एक ही चीज जो कर सकते थे वो क्या था? कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो इब्राइट इकलौते बेटे थे, कोई दोस्त वोस्त था नहीं, तो डेफिनेटली टीम तो बन नहीं सकती बाकी कुछ करने के लिए, खेलने के लिए एज अ चाइल्ड। तो उन्होंने क्या चालू किया? कलेक्ट करना चालू किया चीजों को। समझ आया? ठीक है, चलो अब इसी को हिंदी में पढ़ लेते हैं। सो कहां पर इनका जन्म हुआ है और क्यों इन्होंने कलेक्शन स्टार्ट किया, वो चीज ध्यान में रखनी है। सो रिचर्ड इब्राइट के लिए यह विज्ञान और अन्य क्षेत्रों में उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला में पहला था। इनकी उपलब्धियां बहुत सारी आपको पता चलने वाली है आज के चैप्टर में। बहुत सारी उपलब्धियों में से एक और जो पहली उपलब्धि है, इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि, वो यही थी कि भैया कोशिकाएं कैसे काम करती हैं। सब कुछ तितलियों के साथ शुरू हुआ। ऐसे कैसे? एकमात्र बच्चे थे ये, यानी कि इकलौते बच्चे हैं, इकलौती संतान है। इब्राइट रीडिंग पेंसिल्वेनिया के उत्तर में बड़े हुए। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? नॉर्थ ऑफ रीडिंग पेंसिल्वेनिया। वह वहां बहुत कुछ नहीं कर सकते थे। वह निश्चित रूप से एक इंसान की टीम बनाकर, एक इंसान यानी सिर्फ एक मेंबर की टीम बनाकर फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकते थे। एक चीज कर सकते थे पर इब्राइट, और वो क्या था? चीजें इकट्ठी करना। तो वो चीजें इकट्ठा करना चालू कर सकते थे और उन्होंने वही किया, और ऐसे फिर बटरफ्लाइज की कहानी चालू होगी। समझ आया? ऑल राइट, चलिए। Beginning in the kindergarten, Ebright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. और बिगिनिंग इन द किंडरगार्टन, यानी कि जैसे ही उनका स्कूल चालू हुआ, बहुत छोटे थे ये, ठीक है, तो जब बच्चों की क्लासेस होती दैट इज किंडरगार्टन सेक्शन, वहां पर इनका पूरा जो एंथुजियाज्म है, कलेक्शन है, चालू हो गया था। इब्राइट ने बटरफ्लाइज को उतने ही डिटर्मिनेशन के साथ कलेक्ट किया दैट हैज मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज, यानी कि जितना भी उनके आगे के आप अचीवमेंट्स पढ़ेंगे, वो जिस डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने हासिल किया है, वो जो एक अपना 100% देकर उन्होंने हासिल किया है, उतने डिटर्मिनेशन के साथ वो ये बटरफ्लाइज को भी कलेक्ट कर रहे थे। ऑल्सो कलेक्टेड, और क्या चीजें थी जो कलेक्ट करते थे? रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स, बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर, पूरा एस्ट्रोनॉमी जो है इसमें बहुत ज्यादा इनको इच्छा थी। टू समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, रात रात भर बैठ के जो है तारे को देखते रहते थे, बिकॉज उनको साइंस में हमेशा से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहा है। तो और क्या कलेक्ट करते थे, ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, रॉक्स, फॉसिल्स, कॉइन्स एक्सेट्रा। क्लियर? और चलिए अब पढ़ लेते हैं फटाफट से मीनिंग ऑफ fossils. The remains or impression of prehistoric plant or animal embedded in rocks, that is जीवाश्म, यानी बहुत पुराने जो पेड़ के या किसी जानवर की जो चीजें रह गई होंगी, रिमेन्स रह गए होंगे, फॉसिल्स कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर इज एन एक्सपर्ट इन और स्टूडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमी, जिसे कहते हैं खगोल विज्ञानी। तो खगोल शास्त्र, लोग खगोल विज्ञान में जिसका इंटरेस्ट होता है वो एस्ट्रोनॉमर कहलाता है। समझ आया? ऑल राइट। शिशु मंदिर में शुरुआत, यानी किंडरगार्टन बच्चों का जो स्कूल होता है उसमें शुरुआत हुई। इब्राइट ने उसी दृढ़ संकल्प के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ तितलियों को इकट्ठा किया जिसने उनकी सभी गतिविधियों को चिन्हित किया है। यानी उनकी बाकी के जो एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं, बाकी की जो अचीवमेंट्स रही है, जो उनको एक तरीके से एक पता चला है कि हाँ भैया ये इतनी ज्यादा मेहनत से हुआ है, उतनी मेहनत, उतने ही दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने अपनी बटरफ्लाइज का कलेक्शन भी किया था। चट्टानों, जीवाश्मों और सिक्कों को भी एकत्र किया, और भी कलेक्शन करते थे इन तीनों चीजों का। एक उत्सुक खगोल शास्त्री बन गए थे। एक क्या बन गए थे? एस्ट्रोनॉमर। कभी कभी पूरी रात सितारों को देखते रहते थे, यानी उनको हमेशा से बचपन से ही साइंस में, विज्ञान में बहुत रुचि रही है। समझ आया? ओके, नेक्स्ट। From the first had a driving curiosity along with a bright mind, a mother who encouraged his interest in a learning. From the first, यानी शुरुआत से ही, बिल्कुल शुरुआत से क्या होता जा रहा है, ये जो है they had a driving curiosity। देखो कभी भी अगर आप बात करते हैं ना कि कुछ ऐसा काम होता है जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है या आपको कुछ नया करना पड़ता है, तो आप में एक इच्छा होनी चाहिए।
सबसे पहली बात, या वैसे भी लाइफ में कुछ भी करना है और अगर आप इच्छुक नहीं हो, जानने की इच्छा नहीं है, क्यूरियस नहीं हो, तो फिर वो क्या ही होगा, है ना। तो इनमें हमेशा से ही एक क्यूरियोसिटी रही है जो इनको हमेशा आगे बढ़ाती रही है, अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। ऑल्सो ये बचपन से ही बड़े इंटेलिजेंट थे। अ मदर हु एनकरेज। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इब्राहिम के मॉम के बारे में, जिसपे बहुत प्रश्न आते हैं। तो इब्राहिम की जो मदर हैं, जो माता जी हैं, वो हमेशा इनको इंटरेस्ट, जो भी इनका इंटरेस्ट रहता था उसमें हमेशा सपोर्ट करती थी, इन्हें बढ़ावा देती थी, एनकरेज करती थी कि हाँ बेटा तुम कर सकते हो एंड एवरीथिंग, और जो कि बहुत बहुत जरूरी है। टुक हिम ऑन ट्रिप्स, bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting materials and other equipment and helped him in many other ways। तो इनको सब कराया इन्होंने। ये इनको ट्रिप्स पे लेके जाती थी ताकि ये चीजें सीखें, इनको डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे टेलीस्कोप दिलाती थी, माइक्रोस्कोप दिलाती थी, कैमरा, माउंटिंग मटेरियल, स्लाइड वगैरह बनाने के लिए माउंटिंग मटेरियल चाहिए होता है, और बाकी के जो यंत्र यहाँ होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, वो सब इनको लेके देती थी, जो भी इनको मदद करते थे इनकी साइंस की फील्ड में। Was his only companion until he started school। और जब तक इब्राहिम ने स्कूल जाना चालू नहीं किया था ना, लाइक प्रॉपर स्टडिंग स्कूल जहाँ दोस्त होते हैं एवरीथिंग, उसके पहले उनकी एकमात्र जो साथी थी इब्राहिम की, वो थी उनकी मॉम। आफ्टर दैट वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम। और उसके बाद जब स्कूल ज्वाइन किया, इनके दोस्त वोस्त बन गए, तो फिर इनकी मम्मी जो है इब्राहिम के दोस्तों को घर पे भी बुलाती थी। एट नाइट डिड थिंग्स टुगेदर, बट यस, पूरा दिन भले ही अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने काम में लग रहे हैं, बट रात को इब्राहिम की मम्मी जो है अपने बेटे को और डिफरेंट एक्टिविटीज कराना, कुछ सिखाना, ये सब में पूरा टाइम देती थी, ताकि उनको ऐसा रहे कि वो अपने बेटे को हर चीज में सपोर्ट कर रही है, उनके साथ समय बिता रही हैं, एक जो पेरेंट का रोल होता है। सो दैट इज व्हाट इज, जो कि इब्राहिम की मॉम बहुत बखूबी करती थी। क्लियर? ओके, चलिए अब यहाँ पे इन वर्ड्स का मीनिंग देखते हैं, फिर आगे देखेंगे और क्या होता है। सो क्यूरियोसिटी का मतलब है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग, एक बहुत ही जरूरी या बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा किसी चीज को जानने की, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। एनकरेज का मतलब होता है गिव सपोर्ट, कॉन्फिडेंस और होप टू समवन, किसी को सपोर्ट देना, किसी को कॉन्फिडेंस देना है, किसी को आशा देना कि हाँ ठीक है सब ठीक हो जाएगा, यानी किसी को प्रोत्साहित करना, विच इज नोन एज एनकरेज करना। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है इक्विपमेंट, जिसका मतलब होता है द नेसेसरी आइटम्स फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, जो बहुत जरूरी चीजें होती है किसी भी पर्पस के लिए, यानी कोई भी उपकरण जो होता है ना, उन्हें इक्विपमेंट कहते हैं। तो जो भी इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती थी ब्राइट को, सब उनकी मम्मी उनको लेके देती थी। क्लियर? ओके, चलिए अब हिंदी में देखते हैं इसको। पहले से ही एक उज्जवल दिमाग के साथ साथ गहरी जिज्ञासा थी, किसमें? इब्राहिम में। एक माँ जिसने सीखने में उसकी रुचि को प्रोत्साहित किया। किसको प्रोत्साहित करती थी ये? अपने बेटे इब्राहिम को। उसे यात्राओं पर ले जाती थी, उसके लिए दूरबीन, माइक्रोस्कोप, कैमरा, माउंटिंग सामग्री और अन्य उपकरण जो है वो खरीद कर देती थी, और कई अन्य तरीकों से उसकी मदद किया करती थी। स्कूल शुरू होने तक उसकी एकमात्र साथी थी इब्राहिम की माता। उसके बाद उसके लिए दोस्तों को घर लेकर आती थी, रात में एक साथ वे काम करते थे। तो भैया रात को जो है, ये पूरा ऑब्वियसली इब्राहिम और उनकी मम्मी है और कोई है ही नहीं उनके पूरी फैमिली में, तो ये रात भर बैठ के या जो है टाइम स्पेंड करना अपने बच्चे के साथ, उसको नई एक्टिविटीज कराना, कुछ नया सिखाना, इस तरीके से मदद करती थी। तो इब्राहिम की मम्मी का पहला रोल जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, कि हमेशा एनकरेज करती थी अपने बेटे को। तो आप लिख सकते हैं एनकरेज्ड हर सन। अगर आपको क्वेश्चन आता है क्या, रोल ऑफ इब्राहिम्स मदर, तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनकरेज्ड हिम या एनकरेज्ड हर सन। उसके बाद बॉट हर थिंग्स, है ना, जो भी चीजें लेके देती थी वो क्या था भाई, जो दूरबीन हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, तो बॉट यानी कि बाय का पास, तो बॉट हर रिक्वायर्ड थिंग्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि ट्रिप्स पे लेके जाती थी, ट्रिप्स पे भी सीखने को मिलेगा उसको, नई नई चीजें पता चलेगी इब्राहिम को। उसके अलावा हमेशा उनको एज अ कंपेनियन की तरह सपोर्ट करना, एक दोस्त, एक साथी की तरह सपोर्ट करना। उसके अलावा आप लिख सकते हैं कि रात को ड्यूरिंग नाइट वो उनको डिफरेंट एक्टिविटीज देती थी, जिससे वो क्या करेगा, बहुत कुछ सीखेंगे। तो ये जो डिफरेंट एक्टिविटीज वाला है वो तो अभी हम आगे भी देखेंगे और समझेंगे, बट ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि रोल क्या है इब्राहिम की मॉम का, तो एनकरेज करती थी अपने बेटे को, उसके लिए नई नई चीजें खरीद के देती थी जो भी जरूरत थी सीखने के लिए, ट्रिप्स पे ले जाती थी, कंपेनियन का रोल पूरा करती थी और उसको डिफरेंट चीजें सिखाती थी इब्राहिम को रात को। क्लियर? इस तरीके से ये जो है आप देख सकते हैं कि वो पूरा टाइम अपने बेटे को सपोर्ट करती थी। डन? ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया, इफ इन केस आपको ये क्वेश्चन आता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। So Richie, her mother's whole life after his father died when Richie was in 3rd grade। तो आपने अभी तक क्या चीजें देखी थी, 22 years वाली बात देखी थी आपने,
है ना, इसके अलावा भी कोई नंबर नहीं आया एज सच। बट नेक्स्ट नंबर आ जाता है कि रिची जो है, रिची कौन है, रिचर्ड इब्राइट का प्यार से जो नाम रखा उनकी मम्मी ने, ये अपनी मम्मी की पूरी दुनिया थे, ठीक है, ये अपनी मम्मी की पूरी दुनिया थे। कब? जब इनके पिताजी की डेथ हो गई। कब? इन द 3rd ग्रेड, यानी कि रिची के जो पापा हैं उनका देहांत कब हुआ था? जब ये 3री कक्षा में थे। तो 3rd ग्रेड जो है ये आपको ध्यान में रखनी है कि भैया 3rd ग्रेड में रिचर्ड लॉस्ट हिज फादर। इफ ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, अगर कभी ऐसा होता था कि रिचर्ड के पास अगर चीजें नहीं है करने के लिए, एक्टिविटीज नहीं है, शी फाउंड वर्क फॉर हिम, तो वो उसके लिए डिफरेंट काम ढूंढती थी। क्या मतलब लेबर कराती थी? नहीं, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, ऐसी चीजें जिससे वो कुछ सीखेंगे। तो ये भी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अगर आपको रोल ऑफ रिचर्ड्स मदर आता है तो आप ये लिख सकते हैं। क्लियर? ही लाइक्ड इट, और रिचर्ड को ये काम बहुत पसंद थे, ये एक्टिविटीज बहुत पसंद थी। वांटेड टू लर्न, क्यों? क्योंकि रिचर्ड इब्राइट को हमेशा से ही सीखने की इच्छा थी, ऑलवेज वांटेड टू लर्न एंड लर्न ही डिड, और वो सीखते भी थे। ऐसा नहीं सिर्फ इच्छा थी और अपना 100% नहीं दे रहे, नहीं, उन्होंने चीजें सीखी भी। ऑन टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, हमेशा टॉप आते थे, हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आते थे। एवरीडे थिंग्स वाज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, और जो रोजमर्रा की चीजें वो ऐसा नहीं कि कुछ नया टाइप की थी, जैसे बाकी के नॉर्मल बच्चे करते हैं वैसे रिचर्ड इब्राइट की भी नॉर्मल चीजें होती थी। 2nd ग्रेड इब्राइट कलेक्टेड, 3rd ग्रेड में पापा को खो दिया इन्होंने अपने, और 2nd ग्रेड में आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इब्राइट कलेक्टेड ऑल 25 स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन। तो ये बटरफ्लाइज कलेक्ट करते थे, तो इनके घर के आसपास जितनी भी 25 तरीके की जो तितलियां थी ना, जो भी वहां पर मौजूद थी, ये नहीं है वो सिर्फ एक इमेज लगा दिया है, तो जो भी पर्टिकुलर तितलियां जो हैं उनके घर के आसपास मौजूद थी वो सब ये कलेक्ट कर चुके थे। कब तक? 2nd ग्रेड के अंदर अंदर। तो समझ सकते हो कि कितना ज्यादा क्यूरियोसिटी था, 2nd ग्रेड में कोई क्या ही कर सकता है, बट देखो इन्होंने सब कलेक्ट कर लिया था। क्लियर? ओके, चलिए अब फटाफट से मीनिंग देख लेते हैं वर्ड स्पीशीज का, और फिर हम इसको आगे नेम पढ़ते हैं। सो ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंसिस्टिंग ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स केपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग जीन्स और इंटरब्रीडिंग, जिसे हम कहते हैं प्रजातियां, यानी जो डिफरेंट प्रजातियां होती हैं उन्हें स्पीशीज कहा जाता है। क्लियर? सो इस तरीके से जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है वो क्या है कि भैया 2nd ग्रेड जो है यहाँ पर लिख लेना चाहिए, वैसे पर इमेज आ जाएगी। ओके, चलिए, तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है? अभी तक 22 साल की उम्र है जब इनका आर्टिकल छपा था प्रोसीडिंग्स वाले में, जर्नल में। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है? 3rd ग्रेड में इन्होंने अपने पिताजी को खो दिया। 2nd ग्रेड में ये 25 स्पीशीज जो है बटरफ्लाइज की ऑलरेडी ढूंढ चुके थे, लाइक पूरी इकट्ठी कर चुके थे। क्लियर? ओके, चलिए। रिची अपने पिता की मृत्यु के बाद अपनी माँ का पूरा जीवन था। रिची 3री कक्षा में था जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। तो ऐसा नहीं है, इसमें लिखा ना ओनली कंपेनियन, तो आप बोलेंगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि ओनली कंपेनियन, बट रिची के फादर की डेथ तो भैया 3rd ग्रेड में हुई, तो ऐसे कैसे? यानी कि सबसे क्लोज उनकी फैमिली में उनके हमेशा ही उनकी मॉम रही है, भले उनके फादर थे या नहीं थे तब। क्लियर? ओके। सो 3rd कक्षा में थे ये, 3री कक्षा में थे जब रिची के पिताजी की मृत्यु हो गई। अगर उसके पास करने के लिए चीजें नहीं होती थी तो इब्राइट को उनकी माँ काम देती थी। ठीक है, अब वो काम से हमें क्या लगता है कि शायद घर के काम कराती होंगी, नहीं, शारीरिक काम नहीं देती थी वो कि फिजिकली आपको लेबर करना है, अपना जी जान लगानी, नहीं, ऐसा नहीं, मेंटल एक्टिविटीज करने के लिए देती थी, यानी बल्कि सीखने के लिए वो चीजें उनको दिया करती थी। उसे यह पसंद आता था, और इब्राइट को ये एक्टिविटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती थी, उन्हें अच्छी लगती थी। क्यों? क्योंकि वे हमेशा से ही सीखना चाहते थे। इब्राइट को हमेशा से ही सीखने की इच्छा रही है, और ये अगर चीजें उनको सीखने की एक्टिविटीज उनकी मम्मी देती थी तो हमेशा वो क्या करते थे, उससे कुछ ना कुछ सीखते जरूर थे, और इब्राइट ने सीखा भी जो भी उनकी एक्टिविटीज से उनको सीखने को मिला। स्कूल में शीर्ष ग्रेड अर्जित किए, रोजमर्रा की चीजों में हर दूसरे बच्चे की तरह ही थे इब्राइट। तो स्कूल में तो बेस्ट मार्क्स लाते थे, टॉप ग्रेड्स लाते थे, और जो नॉर्मल लाइफ है उसमें वह वैसे ही थे जैसे कि बाकी के नॉर्मल बच्चे होते हैं। द्वितीय श्रेणी में इब्राइट अपने गृह नगर के आसपास पाई जाने वाली तितलियों की सभी 25 प्रजातियों को एकत्रित कर चुके थे। कितनी? 25 जो स्पीशीज हैं, प्रजातियां हैं तितलियों की, जो उनके घर के आसपास पाई जाती थी, वो सब वो इकट्ठा कर चुके थे। और क्या थी भैया? क्लास इनकी 2nd ग्रेड। तो 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, 22 साल, ये ध्यान में रखना, और 25 नंबर जो है दैट इज 25 स्पीशीज, वो ध्यान में रखना अभी तक। क्लियर? ओके, चलिए। ऑल्सो इब्राइट की मम्मी का क्या रोल है वो भी मैंने आपको बता दिया। आगे देखते क्या होता है। Probably would have been the end of the butterfly collecting। अभी 25 स्पीशीज कलेक्ट कर ली, अब कोई स्पीशी है ही नहीं घर के आसपास, तो ऐसा था कि शायद अब जो कलेक्शन है बटरफ्लाइज का वो बंद हो जाता, अब नहीं करते वो कलेक्शन। बट फिर क्या हुआ कि ये कंटिन्यू रहा। Then his mother got him a children's book called The Travels of Monarch 10। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक का नाम है, ये आपको ध्यान रखना ही रखना है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो इब्राइट की मॉम ने इनको एक बुक ला के दी जो कि थी बच्चों की किताब, और नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। मोनार्क क्या है? एक तरीके की तितली है मोनार्क, जो ये नाम है। ठीक है, तो आपको नाम ध्यान रखना है, मोनार्क बटरफ्लाई।
butterfly। तो ये किताब इन्होंने लाके दिया। अब इस किताब में था क्या, टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका। इस पर्टिकुलर किताब ने ये बताया था कि कैसे सेंट्रल अमेरिका की तरफ ये मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट करती हैं। माइग्रेशन कब होता है कि भैया जब एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाती है ना तितलियां या बर्ड्स वगैरह, जब मौसम खराब होता है या फिर इनको रिक्वायर्ड फैसिलिटीज उस जगह नहीं मिलती तो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, फिर जब मौसम ठीक हो जाता है तो वापस आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही मोनार्क बटरफ्लाइज जो है सेंट्रल अमेरिका कैसे माइग्रेट करते हैं, क्या पूरी चीजें वो सब इस बुक में बताई गई थी। इट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। और इब्राइट थे एक बहुत ही ईगर यानी कि बहुत ही इच्छुक यंग कलेक्टर, बहुत छोटी उम्र वाले कलेक्ट करते थे जो चीजों को, और उनके लिए साइंस का जो दरवाजा है वो इस बुक ने खोल दिया। एट द एंड ऑफ द बुक के अंत में क्या दिया हुआ था, रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बाय बटरफ्लाई माइग्रेशंस। जो भी बुक पढ़ रहे हैं उनको अगर किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, जो कि अंत में दी हुई थी बुक के, वो थी कि कैसे माइग्रेशंस वगैरह आप स्टडी कर सकते हो इन तितलियों का, मोनार्क बटरफ्लाइज का। तो वो अगर किसी को पढ़ना है तो लास्ट में जो एक्टिविटी दी है उसमें ये पार्टिसिपेट कर सकते थे। Asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick A. Urquhart of the University of Toronto, कनाडा। इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बोला बहुत सारे नाम है जो ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट नाम जो आपका आ जाता है इस बुक के बाद वो है डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्खात। ये कौन है, ये यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा से हैं, जिन्होंने इस बुक के आखिरी में वो एक्टिविटी मेंशन की थी जहां इन्हें बटरफ्लाइज को टैग करना है, यानी कि कुछ लिखकर चिपका देना है इस बटरफ्लाई के ऊपर, ऐसे चिपका हुआ एडहेसिव जो टैग होता है वो लगा देना है। और फिर एक्टिविटी क्या है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ले देखिए आपको क्या चीजें जो अभी तक और ध्यान में रखनी है, हम रिवाइज करते चलेंगे साथ साथ। क्या है वो, 22 साल की उम्र में इनकी जो थ्योरी है वो पब्लिश हुई इन दैट पर्टिकुलर जर्नल। उसके बाद जब ये सेकंड में थे तब इन्होंने पूरी 25 बटरफ्लाइज की स्पीशीज का कलेक्ट कर ली थी। थर्ड ग्रेड में जब थे तब इनके पिताजी का देहांत हो गया। उसके बाद इनकी मम्मी ने इनको क्या ला के दी, एक बुक जिसका नाम क्या है, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। इस किताब में क्या बताया गया था, मोनार्क बटरफ्लाइज का माइग्रेशन। और इसकी बुक की ये जो बुक है उसी के अंत में एक एक्टिविटी दी हुई थी जो था बटरफ्लाइज को टैग करना। ये एक्टिविटी किसने दी थी, डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्खात ने, जो आपको ध्यान में रखना है। क्लियर, ओके चलिए अब इन सब वर्ड्स का मीनिंग देख लीजिए। मोनार्क बटरफ्लाइज कौन सी तितलियां होती हैं, अ लार्ज माइग्रेटरी ऑरेंज एंड ब्लैक कलर्ड बटरफ्लाई दैट ऑकर्स मेनली नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाली ऐसे ऑरेंज कलर टाइप की तितली होती है और इसमें ब्लैक कलर का भी देते हैं, तो ऑरेंज ब्लैक कलर की तितली होती है। और अभी मैं आपको एक और आगे जाके ऐसी तितली दिखाऊंगी जिससे बहुत मिलती जुलती है, उसमें डिफरेंस कैसे देखना वो भी बता दूंगी। तो अगर कभी कोई बच्चा बायो लेने का सोच रहा है तो 11th या 12th में, आई थिंक 12th में आपको ये पढ़ने को मिलता है इसी बटरफ्लाई के बारे में। क्लियर, ओके चलिए। तो ये हो गई मोनार्क बटरफ्लाइज। नेक्स्ट देख लीजिए कलेक्टर का मतलब। कलेक्टर मीन्स A person who collects things of a specified type professionally as a hobby। एक हॉबी की तरह अगर कोई चीजें कलेक्ट करने में, इकट्ठी करने में करता है, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट, उसे कहते हैं इकट्ठा करने वाला यानी कलेक्टर। माइग्रेशंस क्या है, सीजनल मूवमेंट ऑफ एनिमल्स फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, प्रवास कर जाना, यानी कि जब कभी कोई सीजन आता है जो उनके लिए उस जगह का प्रॉपर नहीं है तो फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ का सीजन उनके लिए बेटर होता है। क्लियर, तो सारे वर्ड्स जो है समझ आ गए। अब इसी को हिंदी में पढ़ते हैं। डन, ऑल राइट। अब इसका हिंदी देख लें तो शायद तितली को इकट्ठा करने का अंत हो गया होता, यानी कि भाई कलेक्शन हो ही गया है 25 स्पीशीज का तो शायद अब एंड था, बट ऐसा नहीं हुआ। तब इब्राइट की माँ ने उसे बच्चों की एक किताब द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 दिलवा दी। और तभी उनकी जो माता जी है उन्होंने कौन सी बुक दी उनको, द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, जो कि एक बच्चों की किताब है, एक चिल्ड्रंस बुक है। इस किताब ने बताया कि कैसे मोनार्क तितलियां मध्य अमेरिका में प्रवास यानी माइग्रेट करती हैं। इस किताब ने विज्ञान की दुनिया को उत्सुक युवा कलेक्टर के लिए खोल दिया। भाई ये किताब से ना पूरी दुनिया, जैसे साइंस की जो दुनिया होती है वो खुल गई। किसके लिए, इस यंग कलेक्टर यानी इब्राइट के लिए। पुस्तक के अंत में पाठकों को तितली प्रवास का अध्ययन करने में मदद करने के लिए आमंत्रित किया गया, यानी कि अगर बच्चे खुद ही इसको पूरा स्टडी करना चाहते हैं तो वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसके लिए इनको इनवाइट किया गया। पूछा था कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्खात ने अनुसंधान के लिए तितलियों को टैग करे। तो भैया ये किसके द्वारा बोला गया था, कनाडा में एक टोरंटो विश्वविद्यालय, वहां के डॉक्टर फ्रेडरिक ए उर्खात हैं जिन्होंने एक्टिविटी दी थी सभी रीडर्स को उस बुक के। क्लियर, ओके। Ebright's mother wrote to Dr. Urquhart. Ebright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart. अभी होता क्या है कि इब्राइट की मॉम ने भी डॉक्टर उर्खात को लिखा कि भाई मेरा बेटा जो है इब्राइट, रिचर्ड एच इब्राइट, वो भी पार्टिसिपेट करेगा इस एक्टिविटी में। ठीक है, तो यहाँ पे भी उनकी मम्मी ने जो सपोर्ट किया है वो शो हुआ है।
इब्राइट जो है वो भी यही कर रहे थे, वो जो अडहेसिव यानी जिसमें स्टिकी हो, जो चिपकता हो, ऐसे टैग्स लगा दे रहे थे वो बटरफ्लाईज में। और किस पे? जो मोनार्क्स बटरफ्लाईज है उनके पंखों पे। और अगर किसी को भी, जो भी उस रीडर है उस बुक के, अगर किसी को भी कोई टैग्ड बटरफ्लाई मिलती है तो उनको डॉक्टर उर्खात को लिखकर भेजना है। बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। तो भैया समर जब बिल्कुल एंड हो रहा है, लेट समर यानी बहुत ही ज्यादा गर्मी जो है वो खत्म ही होने वाली है, उस दौरान जो आखिरी के 6 हफ्ते होते हैं उसी वक्त जो है बटरफ्लाई का कलेक्टिंग सीजन होता था रीडिंग, यानी जहां पर रिचर्ड रहते हैं। तो उनको इन 6 हफ्तों के अंदर अंदर ही इन बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना होता था। चेज देम वन बाय वन, चेज मतलब पीछा करना, फॉलो करना। तो अगर रिचर्ड इब्राइट एक एक तितली को ऐसे पीछे पीछे जाएंगे, फॉलो करेंगे, तो उससे क्या होगा? बहुत ज्यादा टाइम लगेगा एंड वॉन्ट कैच एनी मैनी। तो ज्यादा जो है ये कैच नहीं कर पाएंगे, कलेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एक तितली के पीछे भागते फिरेंगे तो कितनी ही कलेक्ट कर पाएंगे। सो नेक्स्ट स्टेप फॉर इब्राइट वाज टू रेज अ फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाईज। तो अगला इनका जो स्टेप था वो ये था कि क्यों ना मैं बटरफ्लाईज को अपने ही घर में पूरा उनका जो प्रोसेस है उससे पैदा करवाऊं, यानी कि रेस करूं, ग्रोथ करवाऊं उनकी, और बहुत सारे फ्लॉक यानी कि ग्रुप ऑफ बटरफ्लाईज की। वुड कैच अ फीमेल मोनार्क। अब उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? एक फीमेल मोनार्क को पकड़ना पड़ेगा। अब इसके लिए तो उन्हें जो मोनार्क है उसके पीछे भागना पड़ेगा। फीमेल मोनार्क पकड़ेंगे, फिर उसके जो अंडे हैं वो टेक हर एग्स, रेज देम इन हिज बेसमेंट, और उनके पास जो बेसमेंट एरिया है, जो तहखाना टाइप एरिया होता है, वहां पर वो इन सब की ग्रोथ कराएंगे, उन एग्स की। देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम ए कैटरपिलर प्यूपा बटरफ्लाई। और पूरी लाइफ साइकिल चलती है, एग्स में से फिर कैटरपिलर बनता है, कैटरपिलर से फिर प्यूपा चेंज होता है, फिर बटरफ्लाई बनती है। तो ये बटरफ्लाई है फीमेल, इसके जो है एग्स लेंगे रिचर्ड इब्राइट, और वो फिर पूरी साइकिल कैटरपिलर फिर प्यूपा बनेगा और इससे बटरफ्लाई निकलेगी। ऐसी पूरी लाइफ साइकिल फॉलो कराते हुए अपने बेसमेंट में तितलियों को रेज करने लग गए। और क्यों करने लग गए? क्योंकि एक एक तितली पकड़ेंगे तो बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाएगा और उनको ज्यादा तितलियां नहीं मिल पाएंगी इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। क्लियर? ओके, फटाफट से देख लीजिए मीनिंग ऑफ अडहेसिव। एबल टू स्टिक फास्ट टू अ सर्फेस और ऑब्जेक्ट। स्टिकी, अगर कोई चीज बहुत जल्दी चिपक जाती है तो वो अडहेसिव होती है, यानी कि जिससे वो स्टिकी सी होती है। फ्लॉक यानी कि ग्रुप, यानी किसी चीज का झुंड, तो यहाँ पर है फ्लॉक यानी ग्रुप ऑफ बटरफ्लाईज। क्लियर? नेक्स्ट आ जाइए लाइफ साइकिल पे। लाइफ साइकिल इज द सीरीज ऑफ चेंजेस इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग रिप्रोडक्शन। पूरी जो साइकिल होती है जैसे जीवन चक्र, कि भाई अंडों से बनेगा कैटरपिलर, फिर बनेगा प्यूपा, देन बटरफ्लाई बनेगा, तो ये पूरा जो जीवन चक्र होता है उसे लाइफ साइकिल कहते हैं। डन? ऑलराइट, चलिए। सो इब्राइट की माँ ने डॉक्टर उर्खात को लिखा। इब्राइट सम्राटों के पंखों पर हल्के चिपकने वाले टैग लगा रहा था, सम्राट नहीं, मोनार्क। क्लियर? सो जो मोनार्क बटरफ्लाईज हैं उनके जो पंख हैं उस पर ही क्या कर रहे थे? वो टैग लगाने लग गए ताकि एक्टिविटी में फिर काम आए। जिस किसी को भी टैग की नई तितली जो भी जैसे सपोज अगर मैंने टैग किया एक बटरफ्लाई को, अभी वो बटरफ्लाई यहाँ रीडिंग से आई है, किसी को मिलेगी तो उनको डॉक्टर उर्खात को बताना है। इससे क्या होगा ना, ये बटरफ्लाई यहाँ जाती है माइग्रेट करने, वो पता चल जाएगा। तो जिसको भी वो टैग की गई तितली मिली उसे टैग को डॉक्टर उर्खात को भेजने के लिए कहा गया। रीडिंग में तितली का मौसम गर्मियों के आखिर में 6 सप्ताह तक रहता है, ज्यादा टाइम तक नहीं रहता। और अगर इब्राइट एक एक करके तितलियों का पीछा करते तो ज्यादा नहीं पकड़ पाते। अब एक एक करके सारी तितली पकड़ेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा काम हो जाता। इब्राइट के लिए अगला कदम तितलियों के झुंड को बढ़ाना था, कि भैया चलो ऐसा करते हैं, एक तितली पकड़ता हूँ, उससे पूरा झुंड बना लूंगा। एक मादा मोनार्क को पकड़ना, उसके अंडे लेना, उन्हें तहखाने में। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी मोनार्क, यहाँ पे लिखा हुआ है तो आपके लिए यहाँ पर दिया है, ये रहा नाम। ठीक है, ऐसे ही लिखोगे आप। सो मोनार्क को पकड़ना, उसके अंडे लेना, उन्हें तहखाने में उनके जीवन चक्र के माध्यम से उन्हें बढ़ाना। तो फिर अंडे से बनेगा कैटरपिलर, फिर प्यूपा, और उसी से बनती है जो एडल्ट बटरफ्लाई यानी कि तितली है वो। क्लियर? सो इस तरीके से वो क्या करने लगे? तितलियों को अपने घर में ही रेस करने लग गए। डन? ओके। Would tag the butterfly's wings, let them go. Several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development. तो यही करते थे वो, बटरफ्लाई को टैग करते थे, फिर उनको जाने देते थे। ऑब्वियसली जो भी बटरफ्लाईज पैदा होती थी वहां पर बेसमेंट में, उन पे वो टैग लगा देते थे और उनको उड़ने देते थे। अब जिसको भी वो टैग मिलेगा वो खुद ही डॉक्टर उर्खात को इन्फॉर्म कर देगा। इस तरीके से बहुत सालों तक उनका जो बेसमेंट एरिया है वो मोनार्क तितलियों के लिए जैसा घर बन गया था। और वो भी डिफरेंट स्टेजेस में बहुत सारे मोनार्क बटरफ्लाई के एग्स हैं, कहीं पे प्यूपा है, कहीं कैटरपिलर है, कहीं पे खुद बटरफ्लाई है। इवेंचुअली बिगैन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाईज, टीडियस, नॉट मच फीडबैक। बट धीरे धीरे क्या हुआ ना, धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म होने लग गया रिचर्ड इब्राइट का, क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था, थोड़ा बोरिंग टाइप का, क्योंकि बहुत टाइम से कर रहे थे, ज्यादा फीडबैक नहीं, रिस्पॉन्स भी नहीं कि भैया मेहनत कर रहे तो रिस्पॉन्स तो मिले, साथ ही बहुत ज्यादा टीडियस काम था, बहुत मेहनत लगती थी इसमें, आसान नहीं था बटरफ्लाईज को ये पूरी जो एक्टिविटी है वो परफॉर्म
करना. In all the time he did it, only 2 butterflies he had tagged were recaptured. They were not more than 75 miles from where he lived. और ये जितने भी सालों से ये एक्टिविटी कर रहे थे, इसमें हुआ क्या था ना, सिर्फ इनकी 2 बटरफ्लाइज हैं जो पकड़ी गई थी, और वो भी किस एरिया में, इनके घर से 75 मील की दूरी पे बस. तो कोई बड़ी बात थी नहीं, इनको कोई बड़ा ऐसा रिजल्ट मिला नहीं, इसीलिए ये एक्टिविटी करने से अब ये बोर हो गए थे और इन्होंने बंद कर दिया फिर ये एक्टिविटी को परफॉर्म करना. समझ आया? ओके, चलिए टीडियस वर्ड देख लीजिए. टीडियस का मतलब होता है टायरसम, यानी कोई काम जो आपको थका दे, थकाऊ काम, यानी बहुत ही बोरिंग टाइप का, बहुत मेहनत लगे जिसमें, तो ये काम इनके लिए बहुत ज्यादा टायरसम था. क्लियर? ओके. तितलियों के पंखों को टैग करते, फिर उन्हें जाने देते. कई वर्षों तक उनका तहखाना विकास के विभिन्न चरणों में हजारों मोनार्कों का घर था. तो ऐसा लगता था कि मोनार्कों का पूरा घर ही बना लिया उन्होंने इस बेसमेंट में, इतनी सारी तितलियां थी वहां पर. आखिरकार तितलियों को टैग करने में रुचि कम होने लगी क्योंकि ये काम बहुत ज्यादा थकाऊ था, ज्यादा प्रक्रिया भी नहीं थी. भैया कोई रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा, फीडबैक भी नहीं मिल रहा कि मतलब कुछ रिजल्ट आ रहा हो तो चलो और मेहनत की जाए, तो बहुत बोरिंग भी हो गया, बहुत ज्यादा मेहनत का काम हो गया, साथ ही साथ कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था. जितने भी समय ब्राइट ने यह किया, केवल 2 तितलियां जिन्हें उन्होंने टैग किया था उन्हें पुनः प्राप्त कर पाए. वे जहां पर रहते थे वहां से 75 मील से अधिक दूरी पर वह तितलियां नहीं थी. भैया ज्यादा डिस्टेंस होता तो मजा भी आता कि अच्छा ठीक है यहाँ पे भी माइग्रेट करती है, बट ज्यादा डिस्टेंस नहीं, सिर्फ 75 माइल, बहुत छोटा डिस्टेंस है. क्लियर? ओके. 7th grade got a hint what a real science is. Entered a country science fair and lost. तो अभी तक हम क्या बात कर चुके हैं? 2nd ग्रेड की बात कर चुके हैं, 3rd ग्रेड की बात कर चुके हैं, अब आ गए हैं हम 7th ग्रेड पे. 7th ग्रेड में इनको एक हिंट मिली कि रियल साइंस क्या होती है, व्हाट अ रियल साइंस इज. यानी कि अभी तक इनको ना जैसे पता था ना कि विज्ञान ये होता है या साइंस ये होता है, वो भी इतना नॉलेज नहीं था, और इनको अब पता चला कि रियल साइंस क्या होती है. कब पता चली? 7th ग्रेड में. क्यों? क्योंकि इन्होंने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था एक कंट्री साइंस फेयर में, यानी कि उनका जो रीजन है वहां पर एक मेला लगा था, साइंस का मेला, विज्ञान मेला, जहां पर इन्होंने क्या किया? पार्टिसिपेट किया. Sad feeling to sit there and not get anything while everybody else had won something. वहां पे बहुत उदास थे ये, क्योंकि इन्होंने पार्टिसिपेट तो किया बट इनको कोई भी इनाम नहीं मिला, ये हार गए थे. और वहां पर ये देखना कि किसी ना किसी को कुछ ना कुछ इनाम मिल रहा है, इनके लिए बहुत ज्यादा उदास वाला एक वातावरण हो गया था. His entry was slides of frog tissues which he showed under a microscope. इन्होंने क्या पार्टिसिपेट किया, लाइक किस एक्टिविटी के साथ पार्टिसिपेट किया? इनके पास ऑलरेडी फ्रॉग टिश्यूज की बनी हुई स्लाइड्स थी, इन्होंने वही स्लाइड्स जो है वहां पर दिखा दी और इनको इनाम नहीं मिला. Realize the winners had tried to do real experiments, not simply make a neat display. और फिर इनको वहां पर समझ आया कि भाई जो लोग जीते हैं उन्होंने सिर्फ कुछ बना बनाया नहीं दिखा दिया, बल्कि उन्होंने रियल के, सच के साइंस के एक्सपेरिमेंट्स किए, कुछ अलग किया. यानी साइंस का मतलब होता है कुछ रियल एक्सपेरिमेंट करना, ना कि बनी बनाई चीजें दिखाना. ये उन्हें क्लियर हुआ कब? 7th ग्रेड में. Competitive spirit that drives Richard E. Bright was appearing. और अब उनको बुरा लगने लग गया था कि वो जीत नहीं रहे हैं, मतलब जीते नहीं इस फेयर में, तो वो जो कंपटीशन वाली जो फीलिंग आती है ना, वो उनमें अब ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी. He knew that for the next year's fair he would have to do a real experiment. और अब उनको ये था कि इस साल तो हार गया बट अगले साल तो जीतना है, और इसीलिए मुझे एक रियल का एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, यानी कुछ ऐसा जो अभी तक किसी ने नहीं किया है. तो इस तरीके से उनको क्लियर हुआ कि असलियत में साइंस होती क्या है. कौन से ग्रेड में? 7th ग्रेड पे. और इस चीज पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, तो प्लीज इसे ध्यान में रखिएगा. चलिए इसको फटाफट से रिवाइज करेंगे. पहले कंट्री वर्ड देख लो. कंट्री मीन्स अ रीजन, कोई भी प्रदेश, कोई भी जगह जहां पर रहते हो, वहां का मेला था ये, जहां पर रिचर्ड ए ब्राइट ने 7th ग्रेड में पार्टिसिपेट किया था. क्लियर? ओके, इसी को हिंदी में पढ़ते हैं. सो 7वीं कक्षा में एक संकेत मिला, और वो था कि वास्तविक विज्ञान क्या है. प्रदेश के एक विज्ञान मेले में प्रवेश किया और वे हार गए. वे वहां पर हार गए. क्यों हार गए? क्योंकि वहां बैठने और कुछ न पाने का दुख, जबकि सभी को या बाकी सभी को कुछ ना कुछ मिल रहा था, वो कुछ ना कुछ जीत रहे थे. उनकी प्रविष्टि मेंढक के उत्तकों की स्लाइड थी, जिसे उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाया. महसूस किया कि विजेताओं ने वास्तविक प्रयोग करने की कोशिश की थी, ना कि केवल एक साफ सुथरा प्रदर्शन. तो भैया इन्होंने एक साफ सुथरा प्रदर्शन दिखा दिया, स्लाइड्स दिखा दी, जिसका कोई मतलब नहीं था. और इनको क्लियर हुआ फिर कि भाई ये नहीं होता रियल साइंस. रियल साइंस का मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, अदरवाइज उसका कोई मतलब नहीं है. और ये चीज इनको क्लियर हो गई. रिचर्ड ए ब्राइट को चलाने वाली प्रतिस्पर्धात्मक भावना जो होती है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो होती है, वो दिखाई दे रही थी. वह जानते थे कि अगले साल के मेले के लिए उन्हें एक वास्तविक प्रयोग करना होगा, और वो समझ गए कि अब उनको एक रियल एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के मेले या फेयर के लिए, तभी उनको कुछ हासिल होने वाला है. क्लियर? ओके. Subject knew most was the insect work he had been doing in the past several years.
wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. अब इनको हमेशा से जिस चीज में रुचि थी, इंटरेस्ट थी, वो क्या था भाई, इंसेक्ट्स में, है ना, बटरफ्लाइज कलेक्ट करना एंड एवरीथिंग। तो शुरुआत से जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में इनका सबसे ज्यादा हाथ था लाइक साइंस में, वो था इंसेक्ट्स के ऊपर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने डॉक्टर उर्खात को लिख के भेजा, जो बुक में नहीं था नाम डॉक्टर उर्खात, डॉक्टर फ्रेडरिक उर्खात, उनको लिख के भेजा कि मुझे रियल एक्सपेरिमेंट्स के आइडियाज चाहिए। और ये इतने अच्छे हैं कि इन्होंने एक आइडिया नहीं बल्कि बहुत सारे आइडियाज भेजे, किसको, इब्राइट को। Kept Ebright busy all through high school and led to prize projects in county and international science fairs. और उनका पूरा हाई स्कूल जो है वो इसी तरीके से व्यस्त रहा, बिजी रहा, क्योंकि वो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स पे काम करते रहे जो डॉक्टर उर्खात ने उनको भेजे थे, और फिर वो डिफरेंट कंट्री के या इंटरनेशनल साइंस फेयर हो, वो सब में जीतने लग गए। 8th grade project tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. तो अभी तक आपको सब ध्यान में रखना है, 2nd grade, 3rd grade, 22 years, name of the book, The Travels of Monarch 10, the person, that is Dr. Frederick Urquhart. Then you should also remember what 7th grade में he participated in what, a county science fair, और उसमें वो हार गए। 8th grade का प्रोजेक्ट क्या है वो फिर ध्यान रखना है। तो 8th ग्रेड में इन्होंने कोशिश की एक ऐसे एक्सपेरिमेंट पे काम करने की जहां पर एक वायरल डिसीज जो है उसके बारे में पता लगा रहे थे। एक ऐसी वायरल डिसीज जो ज्यादातर मोनार्क के कैटरपिलर्स जो हैं उनको हर साल में मार देती थी। तो भाई ये बीमारी का कारण क्या है, उस पर इन्होंने काम करना चालू किया। इनको लगा कि ये डिसीज शायद एक बीटल जो है वो कैरी करता है, एंड ट्राइड रेजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बीटल्स। तो इन्होंने यही किया, इन्होंने मोनार्क के कैटरपिलर्स को बीटल्स के ही बिल्कुल उपस्थिति में रेस करने की कोशिश करी, और फिर ये देख रहे थे कि भैया अगर ये बीटल की वजह से मरते हैं तो फिर तो इनका ग्रोथ नहीं होगा, अदरवाइज कुछ और होगा। तो ऐसे करके उनका एक्सपेरिमेंट था। तो भाई वायरल डिसीज वाला एक्सपेरिमेंट है, 8th ग्रेड का, ये ध्यान में रखना है। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से वर्ड्स देख लो। सब्जेक्ट मतलब कोई भी फील्ड यानी क्षेत्र, यानी किस क्षेत्र में इनको सबसे ज्यादा रुचि थी, इंसेक्ट्स में। ठीक है, तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है। स्टैक मतलब अ पाइल ऑफ ऑब्जेक्ट्स, टिपिकली वन दैट इज नीटली अरेंज, यानी किसी चीज का ढेर, दैट इज व्हाट इज स्टैक। तो सजेशंस का ढेर आ गया था इनके पास, इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के नाम उन्होंने दिए, तुम इस पे काम कर सकते हो, इस पे कर सकते हो, और फिर वो एक्सपेरिमेंट करने लग गए। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है वायरल। वायरल का मतलब है ऑफ द नेचर ऑफ कॉज बाय और रिलेटिंग टू अ वायरस और वायरसेस। या तो वायरस नेचर का है, वायरस के थ्रू होता है, दैट इज कोई भी चीज जो विषाणु यानी वायरल होती है। ठीक है, तो ये जो डिसीज है वो क्या थी, वायरस द्वारा फैल रही थी, एक तरीके का वायरल यानी फैल रहा था वायरस जैसे। क्लियर? ओके। जो विषय में सबसे अधिक रुचि थी या जो विषय को सबसे अधिक जानते थे इब्राइट, पिछले कई वर्षों में कीट का काम कर रहे थे। तो भैया कीट जो है, इंसेक्ट्स जो है, उसमें सबसे ज्यादा इनको इंटरेस्ट था और सबसे ज्यादा नॉलेज था। विचारों के लिए डॉक्टर उर्खात को लिखा और प्रयोगों के लिए सुझावों का ढेर आया। तो भैया इन्होंने जैसे डॉक्टर उर्खात को लिखा, इनको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स का पूरा सजेशंस आ गए ताकि तुम इस पे काम कर सको। हाई स्कूल के दौरान इब्राइट को व्यस्त रखा और प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में पुरस्कार परियोजनाओं का नेतृत्व किया। तो जो भी इनका पूरा हाई स्कूल का टाइम था उसमें पूरा टाइम बिजी रहे, ये इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स पे काम करते रहे, और ये अपने स्कूल में या जो भी फेयर में पार्टिसिपेट करते थे, वो कंट्री फेयर हो, जो भी आपका रीजन फेयर है या फिर इंटरनेशनल फेयर हो, सब में ये प्राइजेस जीतने लग गए। 8वीं कक्षा की परियोजना क्या है वो ध्यान से सुनिए। एक वायरल बीमारी के कारण का पता लगाने की कोशिश की जो हर कुछ वर्षों में लगभग सभी मोनार्क कैटरपिलर को मार देती है। सोचा कि बीमारी बीटल द्वारा फैलाई जा सकती है। बीटल की उपस्थिति में कैटरपिलर को बढ़ाने की कोशिश की कि वह कैटरपिलर अगर बढ़ जाएगा तो कोई और रीजन होगा, अदरवाइज पता चल जाएगा कि बीटल ही रीजन है। ठीक है, देखिए इसका क्या रिजल्ट आता है। डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट्स, इनको कोई भी रिजल्ट्स नहीं मिले, बट वेंट अहेड एंड शोड दैट ही हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट, दिस टाइम ही वन। और इन्होंने ऐसा नहीं किया कि यार अब तो कुछ मेरा रिजल्ट ही नहीं आया तो मैं पार्टिसिपेट क्यों करूं, नहीं, पार्टिसिपेट किया, वहां जाके दिखाया कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, मेरे को रिजल्ट्स नहीं मिले, और वो वहां पर इस बार जीत जाते हैं। तो 7th ग्रेड में कुछ भी नहीं जीते, 8th ग्रेड में जीतते हैं। Next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. तो 7th ग्रेड में क्या था भैया, फ्रॉग टिश्यू की स्लाइड्स दिखाई। ठीक है, 8th ग्रेड में क्या था, वायरल डिसीज का जो रीजन है वो पता किया। नेक्स्ट क्या था भैया, नेक्स्ट ग्रेड में यहां पर इन्होंने बताया कि भैया कैसे मोनार्क्स को वाइसरॉयज कॉपी करती हैं। अभी यहां पर हम पिक्चर पे आ जाते हैं, देखो 2 तितलियां हैं यहाँ पे। ठीक है, पहली तितली हमने पहले भी देखी थी अगर आपको याद हो, यही है क्या, मोनार्क। ठीक है, तो मोनार्क जो है आप इसका ये पैटर्न देखिए और वाइसरॉय का ये पैटर्न देखिए, बस इतना डिफरेंस है।
तो ये जो तितली है वाइसरॉय, ये इसको कॉपी करती है, इस पे ये काम कर रहे थे। क्यों कॉपी करती है अभी मैं बताऊंगी, बट देखिए इसका पैटर्न कैसा है और इसका पैटर्न कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट। तो इस तरीके से ये कॉपी करती है इस पर्टिकुलर तितली को। क्यों करती है, पढ़ते हैं। बिकॉज मोनार्क्स डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड, क्योंकि मोनार्क्स जो है वो पक्षियों के लिए एक स्वादिष्ट भोजन नहीं है। वाइसरॉयज टेस्ट गुड टू बर्ड्स, बट वाइसरॉयज को जो बर्ड्स हैं वो खा जाती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क्स द लेस लाइकली दे आर टू बिकम अ बर्ड्स डिनर। अभी ऐसा होता है कि भैया ये जो बटरफ्लाईज हैं इसमें से मोनार्क बटरफ्लाई को कोई भी बर्ड नहीं खाती है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता है केमिकल या पॉइजन जो कि बर्ड्स के लिए घातक है और उनको टेस्ट अच्छा नहीं आता इस बर्ड का। तो जो भी तितली मोनार्क जैसी दिखेगी बर्ड्स उनको नहीं खाएगी, राइट। तो वाइसरॉय बटरफ्लाईज भी मोनार्क को कॉपी करती हैं ताकि बर्ड्स को लगे कि ये मोनार्क है और वाइसरॉय की जिंदगी बच जाए, इसीलिए वो कॉपी करती हैं किसको, मोनार्क बटरफ्लाईज को, और इस पे ये काम कर रहे थे अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। क्लियर, ओके। सो कोई वास्तविक परिणाम नहीं मिला, लेकिन आगे बढ़कर दिखाया कि उन्होंने प्रयोग करने की कोशिश की और इस बार वे जीत गए। अगले साल उनकी विज्ञान मेला परियोजना इस सिद्धांत का परीक्षण कर रही थी कि वाइसरॉय तितलियां मोनार्क की नकल करती हैं। सिद्धांत ये है कि वाइसरॉय मोनार्क की तरह दिखते हैं क्योंकि मोनार्क पक्षियों के लिए एक अच्छा स्वाद नहीं होते हैं। वाइसरॉय पक्षियों के लिए स्वाद में अच्छे होते हैं, इसीलिए जितना अधिक वे मोनार्क की तरह दिखते हैं उतना ही कम संभावना होगी इनके लिए कि वे पक्षी का भोजन बने। तो खुद की जिंदगी बचाने के लिए मोनार्क जैसे दिखते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है। इब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। तो अब इनको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए प्रोजेक्ट में इनको देखना पड़ेगा कि क्या कोई पक्षी मोनार्क को खाता है कि कोई भी पक्षी नहीं खाता। फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो एक बर्ड है, एक पक्षी है स्टारलिंग, ये स्टारलिंग बर्ड जो है वो नॉर्मल खाना नहीं खाती। वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, बट ये मोनार्क बटरफ्लाई खा जाती है। यानी कि सारे पक्षी मोनार्क को नहीं खाते, ये सच नहीं है, बल्कि स्टारलिंग तो खाती है। तो ये इनको रिजल्ट मिला। Ebright said later research by other people showed that the viceroys probably do copy the monarchs. बट आगे जाके कई साइंटिस्ट ने इस पे काम किया और फिर उन्होंने प्रूफ किया कि सच में वाइसरॉय बटरफ्लाईज मोनार्क्स को कॉपी करती हैं। प्रोजेक्ट फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन काउंटी साइंस फेयर। और इस बार इनका जो प्रोजेक्ट है वो पूरे जूलॉजी डिवीजन में फर्स्ट आया और पूरा जो काउंटी साइंस फेयर है उसमें थर्ड आया। तो 7th ग्रेड में कोई प्राइज नहीं मिला, 8th ग्रेड में जनरली जीते, कितना नंबर पे जीते नहीं पता। नेक्स्ट ग्रेड में जूलॉजी में फर्स्ट आए और जो काउंटी साइंस फेयर है उसमें थर्ड आए। तो आपको ये ध्यान में रखते चलना, ये सारे नोट्स बनाते चलने इस चैप्टर की, क्योंकि आपको सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। सो इस तरीके से पहले स्टारलिंग और जूलॉजी का मीनिंग देख लो। स्टारलिंग इज कॉमन यूरोपियन बर्ड विद ब्लैक ब्राउन स्पॉटेड प्लमेज व्हिच नेस्ट नियर बिल्डिंग्स एंड इज अ गुड मिमिक। तो एक स्टारलिंग को हिंदी में मैना भी कहते हैं। तो स्टारलिंग बर्ड जो है कॉमन यूरोप की बर्ड है जिसपे ब्लैक और ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं, और वो बर्ड कहलाती है कौन सी, आपकी स्टारलिंग। क्लियर, ओके। नेक्स्ट जूलॉजी सबको पता होगा वैसे, फिर भी देख लो। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द बिहेवियर, स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजी, क्लासिफिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। भाई जो जीवों की पढ़ाई होती है ना, जो ब्रांच होती है उसे जूलॉजी कहते हैं। दैट इज व्हाट इज जीव विज्ञान। डन, ओके। चलिए इसको हिंदी में देखते हैं। सो इब्राइट की परियोजना यह देखने के लिए थी कि क्या वास्तव में पक्षी मोनार्क को खाएंगे। पाया कि एक स्टारलिंग पक्षी साधारण भोजन नहीं खाएगा, पर सभी मोनार्कों को खा जाता है जो उसे मिल जाए। इब्राइट ने कहा कि बाद में अन्य लोगों द्वारा किए गए शोध से पता चला कि वाइसरॉय शायद मोनार्क की नकल करते हैं। प्रोजेक्ट का स्थान था जूलॉजी डिवीजन में पहला और काउंटी साइंस फेयर में कुल मिलाकर तीसरा। क्लियर, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या होता है। Second year in high school began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone, indirectly led to his new theory on the life of cells. और फिर क्या होता है, ये फिर से नेक्स्ट ईयर जो कि इनका हाई स्कूल का सेकेंड ईयर है, उस सेकेंड ईयर में ये अपना रिसर्च जो है वो स्टार्ट करते हैं। किस पे, एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की खोज पे। यानी कि ये कैसे पता लगा लेते हैं कि एक ऐसा इंसेक्ट हार्मोन है जो होता है, जो काम करता है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। और इस तरीके से उनकी जो नई थ्योरी नहीं थी जो स्टार्टिंग में पढ़ी हमने सेल्स वाली, उस तक ये पहुंचते हैं। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा। देखिए जो मोनार्क बटरफ्लाई है उसकी प्यूपा स्टेज में ना ऐसे कलर के गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं,
जो कि होते हैं 12। अब इन 12 स्पॉट्स का क्या काम है उस पे इनको एक्सपेरिमेंट करना था। एवरीवन अज्यूम्ड स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, डॉक्टर उरखाट डिड नॉट बिलीव इट। सब ऐसा मानते थे कि ये सिर्फ दिखावटी स्पॉट्स हैं, ऑर्नामेंटल है, डिजाइन है, बट डॉक्टर उरखाट ऐसा नहीं मानते थे। उनको लगता था इसका कुछ तो रीजन है, और वो रीजन क्या था वो जो है पता लगा लेते हैं रिचर्ड एब्राइट। क्लियर? ओके, चलिए रिसर्च वर्ड देख लीजिए। The systematic investigation into and study of materials and sources in order to establish facts and reach new conclusions। यानी किसी भी तरीके से जब आप सिस्टमैटिक काम करते हो ताकि आप किसी एक कंक्लूजन में पहुंचो, ताकि आप किसी चीज का पता लगा सको, यानी कोई भी खोज जो है वो रिसर्च कहलाती है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं वर्ड अज्यूम्ड पे। अज्यूम्ड का मतलब है सपोज टू बी द केस विदाउट प्रूफ, ऐसे मान लेना, कल्पित कर लेना कि हाँ ठीक है ऑर्नामेंटल होंगे, दैट इज व्हाट इज अज्यूम्ड। ऑर्नामेंटल यानी सर्विंग और इंटेंडेड एज एन ऑर्नामेंट, डेकोरेटिव यानी सजावटी, सिर्फ सजावट के लिए स्पॉट्स हैं, इनका कोई काम नहीं है, ऐसा लोगों का मानना था। बट जब रिचर्ड एब्राइट इस पे काम करेंगे, वो भी कब? सेकेंड ईयर में, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। सो हाई स्कूल में द्वितीय वर्ष में अनुसंधान द्वारा शुरू किया, जिसके कारण उन्हें एक अज्ञात कीट हार्मोन की खोज हुई। परोक्ष रूप से कोशिकाओं के जीवन पर उनके नए सिद्धांत का नेतृत्व किया। उन्होंने जिस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया वो बहुत सरल था कि जो मोनार्क प्यूपा है उसके पास जो सोने के रंग के स्पॉट्स होते हैं, जो छोटे छोटे धब्बे होते हैं, उनका उद्देश्य क्या है वो बोला है। सो सम्राट नहीं, वहां मोनार्क लिख लेना है। हर कोई मानता था कि स्पॉट सिर्फ सजावटी थे, पर डॉक्टर उरखात को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगता था कि सजावटी तो नहीं है, इनका पक्का ना पक्का कुछ रोल है। अभी क्या रोल है पता लगाएंगे कौन, रिचर्ड एब्राइट। देख लेते हैं। To find the answer, Ebright and another excellent science student first built a device showed spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। तो होता यह है कि इस क्वेश्चन का आंसर पता लगाने के लिए इब्राइट और उनके एक और जो दोस्त हैं, एक और साइंस स्टूडेंट, एक और जो रूममेट की बात हुई थी बिगनिंग में, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, पहले एक डिवाइस बनाते हैं और उस डिवाइस की मदद से ये पता करते हैं कि वो जो स्पॉट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो एक हार्मोन बनाते हैं जो कि बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो ये ऑर्नामेंटल या सजावटी नहीं बल्कि एक हार्मोन बनाने वाले स्पॉट्स हैं। प्रोजेक्ट वन इब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द कंट्री साइंस फेयर। बड़ा आसान है, कंट्री साइंस फेयर में थर्ड था, अब क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। एंड एंट्री इनटू इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, और एंट्री मिल जाती है किस में, इंटरनेशनल फेयर में। देयर ही वन थर्ड प्लेस, यानी कि उल्टा होता जा रहा है, फर्स्ट जूलॉजी में, थर्ड सीएसएफ में। अब प्रोग्रेस हुई, कंट्री साइंस फेयर में फर्स्ट, बट अब इंटरनेशनल में क्या, थर्ड। क्लियर? तो बहुत आसान है, ध्यान में रखना। अगर इसी तरीके से अपना जो है पढ़ता रहेंगे, अगर आप ऐसे लिंक करते चलते रहेंगे। क्लियर? ओके, चलिए। Got a chance to work during the summer at the entomology laboratory of the Walter Reed Army Institute of Research। और फिर समर के दौरान एंटोमोलॉजी यानी जो इंसेक्ट्स की लेबोरेटरी होती है उस पे काम करने का इनको मौका मिला, वो भी कहाँ पर, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। ये ध्यान में नाम रखना है। क्लियर? सो इस तरीके से उन्होंने हार्मोन का पता लगाया जो कि इस बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट के लिए जरूरी था, और इसमें इनको कंट्री साइंस फेयर में फर्स्ट प्राइज और इंटरनेशनल में थर्ड प्राइज मिला। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से देख लीजिए हार्मोन क्या होता है। Hormone is a regulatory substance produced in an organism and transported in tissue fluids such as blood or sap to stimulate specific cells or tissues into action, that is अंतःस्राव। यानी कुछ भी ऐसा लिक्विड या कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जिससे फिर पूरी ग्रोथ या अंदरूनी जो भी बॉडी की चीजें होती हैं वो मेंटेन होती हैं, उन्हें हार्मोन कहते हैं। इवन हम में हार्मोन्स होते हैं, गुस्सा आता है तो एक हार्मोन बढ़ जाता है, शांत हो जाते हैं तो थोड़ा हार्मोन कम हो जाता है, ऐसे करके हार्मोन्स का काम होता है। उसी तरीके से बटरफ्लाई के भी जो प्रॉपर डेवलपमेंट है उसमें हार्मोन का काम है, जो कि इन टाइनी गोल्ड स्पॉट्स में से मिलता है। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड है एंटोमोलॉजी, विच इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कीट विज्ञान। जहां पर इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। उत्तर खोजने के लिए इब्राइट और एक अन्य उत्कृष्ट विज्ञान छात्र ने पहले एक उपकरण को बनाया और यह दिखाया गया कि स्पॉट तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक हार्मोन का उत्पादन कर रहे थे। प्रोजेक्ट ने काउंटी मेले में इब्राइट को पहला स्थान दिया और अंतरराष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश दिलाया। वहां उन्होंने जूलॉजी में तीसरा स्थान हासिल किया। वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की कीट विज्ञान प्रयोगशाला में गर्मियों के दौरान काम करने का उनको मौका मिला। सो इस तरीके से उनका जो है प्रोग्रेस देख रहे हो जो होती जा रही है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड इब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। और अब ये हाई स्कूल जूनियर बन चुके हैं और अभी भी ये जो प्यूपा पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं ना वो करते जा रहे हैं, अभी कम खत्म नहीं हो गया। एक हार्मोन पता लगाया, अभी उस पर और एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army
लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। अब ये इंटरनेशनल में थर्ड था, अब अगले साल क्या हुआ, अब अगले साल इंटरनेशनल में फर्स्ट हो गया। तो सब लिंक्ड है, आई होप आप भूलोगे नहीं। समझ आ गया? ऑल राइट, चलिए मैं इसको रब कर देती हूँ और आगे पढ़ते हैं। सो गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। तो फिर से इनको इस लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। सीनियर ईयर वेंट अ स्टेप फर्दर, ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर, शॉर्ट सेल्स वुड डिवाइड, डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स, इफेक्ट द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। और इन्होंने क्या किया, सीनियर ईयर में एक और स्टेप घारी फॉलो की, इन्होंने पूरा करके दिखाया एक्सपेरिमेंट। इन्होंने कुछ सेल्स जो है मोनार्क की विंग से निकाले और उसको क्या किया, ग्रो कराया। और उस ग्रो कराते वक्त उन्होंने देखा कि भैया तभी बटरफ्लाई के जो स्केल्स हैं या विंग्स हैं प्रॉपरली बन रहे थे जब उनको वो हार्मोन दिया जा रहा था जो उन गोल्ड स्पॉट से निकलता है। क्लियर? चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं। हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड इब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने उन्नत प्रयोग जारी रखे। उस वर्ष उनकी परियोजना ने अंतरराष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान हासिल किया और उन्हें गर्मियों के दौरान वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की प्रयोगशाला में काम करने का एक और बार मौका मिला। वरिष्ठ वर्ष एक कदम आगे चले गए। एक जीवाणुओं की वृद्धि में एक मोनार्क के पंख में कोशिकाओं को निकाला, दिखाया गया कि कोशिकाएं विभाजित होंगी। सामान्य तरीके से तितली के पंख विकसित होंगे अगर सोने के रंग के धब्बे से हार्मोन उन्हें दिया जाता है तो ये हार्मोन कितना जरूरी है अगर आप बटरफ्लाई के विंग्स को या स्केल्स को प्रॉपर्ली डेवलप कराना चाहते हो। डन? ओके। नेक्स्ट क्या होता है, दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। और फिर से ये फर्स्ट प्राइज जीत जाते हैं इंटरनेशनल फेयर में जूलॉजी सेक्शन में। स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो अभी तक हम आर्मी रीड लेबोरेटरी पढ़ ही रहे थे, एक और लेबोरेटरी का नाम ध्यान में रखिए, वो है ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। और इस तरीके से वो अपना आगे का जो समर पूरा टाइम है, समर वेकेशन, वो यहीं पे स्पेंड कर रहे थे वर्किंग ऑन डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स। फॉलोइंग समर आफ्टर फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। अब फाइनली इनका क्या होता है, जो नेक्स्ट समर आता है आफ्टर फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इब्राइट फिर से लेबोरेटरी जाते हैं और वहां पर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में काम करते हैं इन 12 स्पॉट्स पर। यानी अभी भी इस पे काम चल ही रहा है उनका, जहां से जो हार्मोन निकाला इन्होंने उसी पे और ज्यादा अब इनके काम चल रहे हैं। क्लियर? ओके। उस परियोजना ने अंतरराष्ट्रीय फेले में जूलॉजी के लिए पहला स्थान जीता। वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में और यूएस कृषि विभाग की प्रयोगशाला में आगे का काम करते हुए स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद गर्मियों में बिताया। गर्मियों के बाद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में नए साल के बाद इब्राइट कृषि विभाग की प्रयोगशाला में वापस चले गए और सोने के रंग के धब्बों से हार्मोन पर अधिक काम किया। ऑल्सो आप ये फिर से इमेज देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्पॉट्स दिखेंगे, ये जो बिल्कुल स्पॉट्स नहीं दिख रहे, गोल्डन स्पॉट्स छोटे छोटे छोटे, यहाँ पर बिल्कुल ये काम करते हैं हार्मोन प्रोड्यूस करने का। डन? ओके। Using laboratories, sophisticated instruments was able to identify the hormones chemical structure। और इस लेबोरेटरी के जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बड़े, कठिन से जो जो होते हैं ना, एडवांस लेवल वाले इक्विपमेंट्स होते हैं जिससे आप कुछ काम कर सकते हो एडवांस वाला, वैसे इंस्ट्रूमेंट यूज करके इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने इस हार्मोन का केमिकल स्ट्रक्चर भी पता लगा लिया जो बहुत कठिन होता है पता करना। ईयर एंड हाफ लेटर, और 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, इनका क्या चल रहा है, जूनियर ईयर, इब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। और फिर इनके दिमाग में आता है सेल लाइफ का आइडिया। केम while looking at एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। अब केमिकल स्ट्रक्चर मिल गया, अब उस एक्सरे फोटो को देख रहे हैं केमिकल स्ट्रक्चर कैसा दिखता है हार्मोन का, और इसको देखते देखते इनके दिमाग में आया क्या, ये जो थ्योरी होती है सेल लाइफ की, जिसके लिए कई लोग बहुत टाइम से काम कर रहे थे। चलिए सोफिस्टिकेटेड मीनिंग देख लीजिए, इसका मतलब होता है एडवांस्ड, यानी प्रगतिशील। जो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स थे उन्हें कहा गया है सोफिस्टिकेटेड। डन? ओके। प्रयोगशाला के परिकृष्ण उपकरण का इस्तेमाल कर हार्मोन की रासायनिक संरचना की पहचान करने में सक्षम हो गए। 1.5 साल बाद अपने जूनियर वर्ष के दौरान इब्राइट को कोशिका जीवन के बारे में अपने नए सिद्धांत के लिए विचार आया। एक हार्मोन की रासायनिक यानी कि जो केमिकल संरचना है कि उसकी एक्सरे तस्वीरों को देखते हुए इनके दिमाग में क्या आया, क्या भाई जीविका जो कोशिकाएं होती, सेल्स होती है, उसका जो जीवन से रिलेटेड जो थ्योरी है वो इनको क्लियर हो गई। डन? ओके। Saw those photos, Ibrahim didn't shout Eureka or even I have got it. Believed, along with his findings about insect hormones, photos gave him the answer to one of the biology's puzzles, how the cell can read the blueprint of its DNA। अब हुआ क्या कि इन्होंने फोटोज देखे केमिकल स्ट्रक्चर के और उनको एकदम से समझ आ गया कि क्या होने वाला आगे का जो एक्सपेरिमेंट है, पर उन्होंने इस पे यूरेका का मतलब होता है जब आप बड़े खुश होते हैं और आपको लगता है कि मुझे सब मिल गया, तब आप यूरेका वर्ड बोलते हैं। जैसे हम नहीं बोलते हुर्रे,
ब्रावो यानी कि वाओ, तो ये सारे वर्ड्स होते हैं इंटरजेक्शंस यानी एक्सक्लेमेटरी मार्क वाले, ये कहलाता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। और ऐसा एक वर्ड होता है यूरेका, जिसका मतलब जब आपको सब कुछ मिल जाता है ना, यू आर लाइक वाओ मुझे मिल गया इसका आंसर, तो दैट इज व्हाट इज यूरेका। तो उन्होंने ऐसा नहीं बोला, ना ही उन्होंने बोला कि मुझे मिल गया है आंसर, बट उन्होंने बिलीव किया कि अपने इंसेक्ट हार्मोन की तो हमने पहचान कर ली है, बट उसके साथ साथ उनको बायोलॉजी के एक बहुत बड़े पजल या क्वेश्चन का, कंफ्यूजन का आंसर मिल गया, और वो था कि कोशिकाएं या सेल जो हैं डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे पढ़ लेती हैं, और उस पर फिर इन्होंने आगे की स्टडी कर ली। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से देख लीजिए यूरेका का मतलब क्या होता है। यूरेका मीन्स अ क्राई ऑफ ट्रायम्फ एट अ डिस्कवरी। ट्रायम्फ मतलब जीत, डिस्कवरी कुछ खोज कर लेना, यानी कुछ खोज करते वक्त अगर आप चिल्लाते हो जोर से और अपनी जो जीत है वो बता रहे हो, दैट इज व्हाट इज यूरेका। यानी कहने का मतलब है कि आपने कुछ पा लिया है, तो मैंने पा लिया ये ऐसे करके, दैट इज यूरेका। ब्लूप्रिंट है बेसिस, आधार, यानी कि जो आधार होता है डीएनए का, बेसिकली क्या है डीएनए का काम, वो सेल कैसे पढ़ता है, वो इनको समझ आ गया। क्लियर? ओके। उन तस्वीरों को देखा, इब्राइट ने चिल्लाया नहीं यूरेका या यहाँ तक कि मुझे मिल गया। विश्वास किया कि कीट हार्मोन के बारे में अपने निष्कर्षों के साथ साथ उन्हें तस्वीरों से ये जीव विज्ञान की पहली में से एक जो पहेली है, जो एक क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, उसका जवाब मिल गया, और वो है कोशिका कैसे अपने डीएनए के ब्लूप्रिंट को पढ़ सकता है। और ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसपे कई लोग काम कर रहे थे। अब देखते हैं इसका आंसर कैसा है। डीएनए क्या होता है वो देख लेते हैं। डीएनए एक सब्सटेंस होता है इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी, डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। भैया आपके सेल्स कैसे होंगे वैसे ही आपकी पूरी संरचना होगी, राइट? वही चीज जो है वो होती है डीएनए में। डीएनए एक ऐसा चीज होता है जो सेल के न्यूक्लियस में होता है, यानी कोशिका है, कोशिका में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ये डीएनए का काम होता है आपकी हेरिडिटी, यानी आप अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हो, आप अपने पापा जैसे दिखते हो, मम्मी जैसे दिखते हो, दादा जैसे दिखते हो, दादी जैसे दिखते हो। तो क्यों दिखते हो? बिकॉज डीएनए वाली बात आ जाती है। तो वही चीज जो है यहाँ पर क्या होता है ना, डीएनए में सेल जो है वो कैसे पढ़ लेता है डीएनए के बारे में, वो चीज का आंसर मिल जाता है किसको? इब्राइट को। इब्राइट एंड जेम्स आर वोंग, जो उनकी कॉलेज रूममेट नहीं थे जिसके साथ ही काम कर रहे थे, उनका नाम है, तो अगला नाम जो आपको ध्यान में रखना है वो है जेम्स आर वोंग, जो कि इनके कॉलेज रूममेट है। वर्कड ऑल दैट नाइट ड्यूरिंग पिक्चर्स एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टू शो हाउ इट कुड हैपन। और दोनों रात भर बैठ के मॉलिक्यूल्स के ऐसे स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मॉडल्स बना रहे हैं, ताकि आंसर दे पाए किसका कैसे काम करता है। टुगेदर लेटर रोड द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी। और फिर दोनों ने वो पेपर लिखा जिसमें थ्योरी थी, और वही थ्योरी है जो आपको स्टार्टिंग में बताई गई है कि 22 साल की उम्र में छापी गई थी। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से देख लीजिए मीनिंग हेरिडिटी का। हेरिडिटी इज द पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी वंशागति, कि भाई एक वंश से दूसरे वंश तक कैसे कैरेक्टर्स पास ऑन होते हैं, वो होता है हेरिडिटी। रूममेट यानी पर्सन ऑक्यूपाइंग द सेम रूम एज अनदर, हमारे रूम में जो रहेगा, लाइक सेम एक रूम ऑक्यूपाई कर रहे हो। हॉस्टल में रहते हो तो आप एक रूम में अगर 2-3 लोग के साथ रह रहे हो तो वो लोग क्या हो जाएंगे? आपके रूममेट, दैट इज कमरे के साथी। वैसे ही क्लासमेट, जो क्लासरूम में आपके साथ होते हैं तो क्लासमेट। क्लियर? ओके, चलिए। डीएनए कोशिका के केंद्रक में पदार्थ जो अनुवांशिकता को नियंत्रित करता है, कोशिका के रूप में और कार्य को निर्धारित करता है। जीवन के लिए मूल योजना जो है उसे ये पढ़ लेता है। इब्राइट और जेम्स आर वोंग, जो उनके कॉलेज के रूममेट थे, वे सारी रात चित्र बनाने और अणुओं के प्लास्टिक मॉडल बनाने में काम किया, ताकि यह दिखाया जा सके कि यह कैसे हो सकता है, लाइक थ्योरी काम कैसे करती है। साथ में बाद में सिद्धांत की व्याख्या करने वाला इन्होंने पेपर लिखा। क्लियर? ओके। Surprising no one who knew him, Richard Ebright graduated from the Harvard University with highest honors, second in his class of 1510। कोई नहीं जानता था इब्राइट को, बिकॉज वो अपने काम में बिजी रहते थे, और यही पर्सन जो है वो बहुत अच्छे मार्क्स के साथ पास होता है। 1510 बच्चों की क्लास में ये सेकंड आते हैं। इब्राइट बिकेम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। फाइनली ग्रेजुएट हो चुके हैं और क्या बन गए? एक रिसर्चर बन गए हैं इसी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। अब थ्योरी बता दो थी, बट उस पर काम भी करना पड़ेगा, और उस पर काम करना चालू करते हैं। इफ थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, अगर वो ये थ्योरी को सच में प्रूव कर देते ना कि मैं जो पता लगा रहा हूँ वो सच है, तो विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। तो दुनिया में जो ये हमारी जिंदगी वो चलती कैसे है, हमारी बॉडी कैसे चलती है, वो सारी चीजों के आंसर मिल जाएंगे। माइट ऑल्सो लीड टू न्यू आइडियाज फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेज। कई डिसीजेज होती हैं, कैंसर होता है, इन सबको कैसे प्रिवेंट करना है वो चीज भी पता चल जाती है अगर ये थ्योरी प्रूव कर देते तो। क्लियर? ओके, चलिए फटाफट से रिसर्चर देख लो क्या होता है। रिसर्चर इज द पर्सन हु कैरीज आउट एकेडमिक और साइंटिफिक रिसर्च। जो रिसर्च करते हैं, यानी कि जो खोज करते हैं, जो प्रयोग करते हैं, उनको कहते हैं रिसर्चर। क्लियर? ओके।
आश्चर्यजनक रूप से कोई भी उन्हें नहीं जानता था। रिचर्ड इब्राइट ने हार्वर्ड में सर्वोच्च सम्मान के साथ स्नातक किया और 1510 की अपनी कक्षा में वे दूसरे आए। इब्राइट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में स्नातक छात्र शोधकर्ता बन गए, यानी कि ग्रेजुएट स्टूडेंट जो रिसर्चर है वो बन गए। अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए प्रयोग करना शुरू किया। यदि सिद्धांत सही साबित होता है तो जीवन की प्रक्रियाओं को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। कुछ प्रकार के कैंसर और अन्य रोगों को रोकने के लिए नए विचारों को भी वे जन्म दे सकते थे। क्लियर? ओके। Possible because of Ebright's scientific curiosity, his high school research into the purpose of the spots on a monarch pupa eventually led him to his theory about cell life. बट ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि इब्राइट में थी एक जानने की इच्छुकता कि साइंस क्या है, वो सब चीज़ें थी उनमें, और इसी तरीके से उनने जो अपना रिसर्च किया कि कैसे स्पॉट्स काम करते हैं, हार्मोन काम करता है, फाइनली वो थ्योरी ऑफ सेल लाइफ तक उनको लेके गई। Richard Ebright interested in science since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he hasn't time for other interests. अब हमें क्या लगता है कि रिचर्ड इब्राइट सिर्फ साइंस में इंटरेस्टेड होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी कई और भी हॉबीज थी जिनमें वो काम किया करते थे। आइए उसके बारे में पढ़ेंगे, बट पहले हिंदी में देख लेते हैं। इब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण सब कुछ संभव हुआ। एक सम्राट प्यूपा यानी एक मोनार्क प्यूपा पर धब्बे के उद्देश्य में उनके हाई स्कूल के शोध ने अंततः उन्हें कोशिका जीवन के बारे में उनके सिद्धांत की ओर अग्रसर किया। रिचर्ड इब्राइट विज्ञान में दिलचस्पी तब से रखते थे जब उन्होंने पहली बार तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन इतनी गहराई से नहीं कि उनके पास अन्य रुचियों के लिए समय ना हो। तो वो अन्य रुचियां क्या हैं वो देख लीजिए। इब्राइट बिकेम चैंपियन डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, अ गुड कैनोइस्ट, ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। तो इब्राइट एक बहुत ही बढ़िया डिबेटर थे, वाद विवाद में बहुत ज्यादा बढ़िया थे। ये पब्लिक स्पीकर थे, लोगों से बात करना, स्पीकिंग करना सबके सामने वो आती थी नहीं। गुड कैनोइस्ट, कैनोए एक बोट होती है, तो इस बोट को चलाने में बहुत ही बढ़िया माहिर थे। ऑल राउंड आउटडोर पर्सन, सारी चीजें आती थी, ऑल राउंडर थे। एक्सपर्ट फोटोग्राफर थे, फोटोज भी खींचते थे, बट किस चीज से बेस्ड? पर्टिकुलरली जो नेचर और साइंस से रिलेटेड हो उसके फोटोज क्लिक करते थे। हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट। हाई स्कूल में सिर्फ ये स्टूडेंट थे, एक छात्र थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, बिकॉज तब पढ़ाई करना आसान था। but turned a lot of his energy towards debating and model United Nation clubs. But finally अपनी और भी जो एनर्जी है, जो अपना एक इंटरेस्ट है, वो उन्होंने हर चीज में डाला, डिबेटिंग में डाला, और मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब होता था इनके यहाँ पर, उसमें भी उन्होंने अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट किया। क्लियर? ओके, फटाफट से देख लीजिए डिबेटर क्या होता है। सो डिबेटर इज अ पर्सन हु आर्ग्यूज अबाउट अ सब्जेक्ट स्पेशली इन अ फॉर्मल मैनर, यानी जो वाद विवाद करते हैं, जो तर्क करते हैं ना, उन्हें डिबेट कहते हैं, डिबेटर्स कहते हैं। कैनोइस्ट एक समवन हु इज स्किल्ड एट रेजिंग एंड परफॉर्मिंग टेस्ट ऑफ स्किल इन अ कैनोए, यानी नाविक जो कैनोए बोट को चला लेता है उसे कैनोइस्ट कहते हैं। डन? ओके। इब्राइट थे उत्तम दर्जे के डिबेटर, पब्लिक स्पीकर, एक अच्छे कैनोइस्ट, ऑलराउंडर व्यक्ति और विशेषज्ञ फोटोग्राफर जो कि विशेष रूप से प्रकृति और वैज्ञानिक के ही तस्वीरें लेता था। हाई स्कूल रिचर्ड इब्राइट एक सीधा सा छात्र था क्योंकि सीखना उस वक्त आसान था। अपनी बहुत सारी ऊर्जा को डिबेटिंग और मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लबों की ओर उन्होंने फिर मोड़ दिया। डन? ओके। फाउंड समवन टू एडमायर, नेक्स्ट नाम जो आपको ध्यान में रखना है वो है रिचर्ड ए व्हीहरर। फाइनली इनको कोई मिल गया जिसे ये एडमायर कर सकते थे, जिसको देख के बोलते थे कि मुझे ऐसा बनना है, और वो थे रिचर्ड ए व्हीहरर, इनके सोशल स्टडीज के टीचर, एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और इनके जो दोनों क्लब्स थे जिसमें पार्टिसिपेट करते थे उसमें भी एडवाइजर थे। कौन? रिचर्ड ए व्हीहरर। मिस्टर व्हीहरर, परफेक्ट पर्सन फॉर हिम देन, ओपनड हिज माइंड टू न्यू आइडियाज। और उस वक्त मिस्टर व्हीहरर जो हैं किसके लिए? रिचर्ड के लिए एक सबसे बेस्ट परफेक्ट पर्सन थे। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से ही नए आइडियाज की तरफ उनका जो ध्यान है वो आकर्षित हुआ और उनके लिए दिमाग खुला कि अच्छा इन चीजों पर भी काम किया जा सकता है। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर व्हीहरर सेड। और इनके टीचर कहते हैं कि वो हमेशा ये देखते थे कि रिचर्ड हमेशा अपना एक एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे। ऐसा नहीं कि चलो ठीक है होगा तो होगा, नहीं, वो हमेशा अपनी जी जान लगा देते थे। What pleased me was, मिस्टर व्हीहरर कहते हैं कि उनको सबसे अच्छा लगता था, here was this person who put in 3 or 4 hours, जो अपने 3 से 4 घंटे जो है रिचर्ड इब्राइट at night doing debate research, डिबेट पे अपनी रिसर्च करते वक्त लगा देते थे अपने 3 से 4 घंटे। Besides doing all his research with butterflies, उनकी रिसर्च चल रही बटरफ्लाइज पे वो अलग थी, उसके साथ साथ रात के 3-4 घंटे वो डिबेट पे भी काम करते थे और बाकी के भी इंटरेस्ट पे काम करते थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव बट नॉट इन अ बैड सेंस, मिस्टर व्हीहरर सेड। बट रिचर्ड जो है वो कॉम्पिटिटिव थे, उनको जीतना था, बट गलत तरीके से नहीं जीतते थे। वो उनके दिमाग में ये नहीं था कि मुझे सिर्फ जीतना है इसलिए कि इसको हराना, नहीं, मुझे जीतना है बस, उनके दिमाग में वो होता था। तो मिस्टर व्हीहरर कहते हैं कि उनको ये चीज बहुत अच्छी लगती थी किसकी? रिचर्ड इब्राइट की, कि वो अपना काम तो कर ही रहे थे बटरफ्लाई पे, साथ ही साथ उन्होंने अपने बाकी इंटरेस्ट में भी अपना हमेशा सही टाइम दिया, वक्त दिया, कभी ऐसा नहीं था कि रहने दो इस पर मुझे क्या करना है। तो ये आदत बहुत अच्छी लगती थी मिस्टर व्हीहरर को, किसकी? रिचर्ड इब्राइट की। क्लियर? ओके। एडमायर वर्ड देख लीजिए। एडमायर इज
रिगार्ड विद रिस्पेक्ट और वार्म अप्रूवल, यानी किसी चीज को प्रशंसा करना, यानी आप किसी की जब प्रशंसा करते हो कि यार इस तरीके से बनना है, दैट इज व्हाट इज एडमायर करना। कॉम्पिटिटिव रिलेटिंग टू अ कैरेक्टराइज्ड बाय कॉम्पिटिशन, यानी प्रतियोगी भावना थी किसमें, रिचर्ड एब्राइड में। प्रशंसा करने के लिए कोई मिला, रिचर्ड ए वियरर सामाजिक अध्ययन शिक्षक यानी सोशल स्टडीज पढ़ाते थे, दोनों क्लबों के वे सलाहकार भी थे। मिस्टर वियरर उनके लिए एक कदम सही व्यक्ति थे, यानी बिल्कुल एकदम जो सही व्यक्ति होता है ना कोई, वो उनके लिए मिस्टर वियरर थे। उनके दिमाग को नए विचारों के लिए खोल दिया। रिचर्ड हमेशा वह अतिरिक्त प्रयास करते थे, श्री वियरर या मिस्टर वियरर कहते हैं। मिस्टर वियरर कहते हैं कि मुझे इस बात से प्रसन्नता हुई कि यह व्यक्ति था जिसने तितलियों और अपने अन्य हितों के साथ साथ अपनी सभी शोध करने के अलावा वाद विवाद अनुसंधान करने के लिए रात में कम से कम 3 से 4 घंटे का समय दिया। रिचर्ड प्रतिस्पर्धी थे, लेकिन बुरे अर्थों में वे प्रतिस्पर्धी या कॉम्पिटिटिव नहीं थे। ऐसा कैसे, देखते हैं। He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winning to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reasons, he wants to be the best. One of the ingredients in the making of a scientist. तो यहाँ पर दिया है कि रिचर्ड इब्राइट कहते हैं कि भाई वियरर कहते हैं कि रिचर्ड इब्राइट को जीतना था, बट उनको ये नहीं होता था कि मुझे सिर्फ जीतना है या मुझे प्राइज चाहिए, नहीं, मुझे अपना बेस्ट देना है, वो होता था रिचर्ड इब्राइट के दिमाग में। और कोई भी अपना बेस्ट देगा तो वही जीतेगा। तो उनके दिमाग में ये चीज होती थी कि उनको सही तरीके से सही चीजों की वजह से जीतना होता था कि मैं अपना बेस्ट दूं, और ये एक जरूरी चीज है जो एक साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए होती है। ऐसा किसका कहना है, मिस्टर वियरर का। क्लियर, ओके। चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, दैट इज अ कंपोनेंट पार्ट और एलिमेंट ऑफ समथिंग। तो एक सामग्री जो आप डालोगे साइंटिस्ट बनने के लिए वो होना चाहिए कि आपको सही रीजंस के लिए जीतना है, यानी कि बेस्ट देना है अपना। क्लियर, ओके। उन्होंने समझाया रिचर्ड को जितना सिर्फ जीतने के लिए या पुरस्कार पाने के लिए नहीं कोई दिलचस्पी थी, बल्कि वह जीत इसलिए रहे थे क्योंकि वह सबसे अच्छा काम करना चाहते थे, सही कारणों से वह सबसे अच्छा बनना चाहते थे। इनमें से एक सामग्री जो वैज्ञानिकों के निर्माण के लिए जरूरी है कि भैया आपको सही तरीके से जीतने का दिमाग में होना चाहिए कि मुझे जीतना इसीलिए क्योंकि मैं कुछ अपना बेस्ट दूं, ना कि इसलिए कि मुझे प्राइज चाहिए। और वो एक चीज है जो मिस्टर वियरर को बहुत अच्छी लगती थी रिचर्ड इब्राइट में। क्लियर, ओके। स्टार्ट विद फर्स्ट रेट माइंड। अब और क्या चीजें हैं जो आपको चाहिए एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए? आपके पास एक अच्छा दिमाग होना चाहिए, फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छुकता होनी चाहिए, साथ ही साथ मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजंस। ऑल्सो एक इच्छा सही तरीकों से जीतने की वो होनी चाहिए। तो अगर आप एक साइंटिस्ट बना रहे हो, एक रेसिपी है साइंटिस्ट बना रहे हो, तो आपको होना चाहिए फर्स्ट रेट माइंड, ठीक है, एक अच्छा दिमाग, फिर आप डालोगे क्या, क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा, और फिर आप डालोगे विल टू विश, क्लियर, फॉर द राइट रीजंस। इब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, और ये तीनों चीजें जो है रिचर्ड इब्राइट में थी। From the time the book The Travels of Monarch 10 opened the world of science to him, Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. और जब से ये किताब मिली उनको तो ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 उनकी माता जी की वजह से, तब से साइंस के दरवाजे खुल गए रिचर्ड इब्राइट के लिए, और फिर जो है वो चीजें कभी बंद नहीं हुई और उन्होंने कभी अपनी क्यूरियोसिटी को खोया नहीं। क्लियर, ओके। पहले दर्जे के दिमाग से शुरू करें और जिज्ञासा डालें और सही कारणों से जीतने की इच्छा को मिलाएं, और इस तरीके से क्या बन जाएगा, एक साइंटिस्ट। और ये सब इब्राइट में गुण थे। जब से पुस्तक द ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 को ने उनके लिए विज्ञान की दुनिया खोली, रिचर्ड इब्राइट ने कभी भी अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं खोई, और इसीलिए वो इतने जाने माने साइंटिस्ट हैं। क्लियर, ऑलराइट। चलिए, सो आपका चैप्टर तो खत्म हो गया है, बट ये चैप्टर पढ़ा क्यों है वो मैसेज हमें जान लेना चाहिए कि क्यों पढ़ी हमने ये कहानी, है ना। तो वो मैं आपको बता दूंगी, बट सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इस चैप्टर को बार बार पढ़ना पड़ेगा। सबसे ज्यादा फैक्ट्स इसी में है कि कौन सी क्लास में कौन सा प्राइज मिला, कब क्या एक्सपेरिमेंट पे काम किया, कैसे इंसेक्ट हार्मोन का काम, देन कॉपी करने वाला, वायरल डिसीज वाला, देन कौन है वियरर, कौन है उर्खात, कौन है ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10, देन और क्या क्या इंटरेस्ट थे मिस्टर रिचर्ड इब्राइट को, देन और क्या चीजें हैं जिसमें वो बेस्ट थे, क्या वो 3 चीजें जो अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए, और ये सब चीजें आपको दी जाती हैं। क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि क्या रोल प्ले किया उनकी मॉम ने, डॉक्टर उर्खात का बताइए रोल, कौन है मिस्टर वियरर, रिचर्ड इब्राइट कैसे एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, क्या 3 चीजें हैं जो एक अच्छे साइंटिस्ट बनने के लिए चाहिए, ट्रैवल्स ऑफ मोनार्क 10 बुक का जो रोल है वो बताइए। इसके अलावा बताइए इनका एक्सपेरिमेंट कॉपी वाला जो बटरफ्लाइज कॉपी करती हैं, या फिर हार्मोन वाला या सेल थ्योरी वाला, तो ले दे के हर एक चीज पे क्वेश्चन पॉसिबल है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझना है। क्लियर, ओके। चलिए मैसेज देख लो क्यों पढ़ा। परसिवरेंस, डेडिकेशन एंड हार्डवर्क कैन हेल्प इन अचीविंग एनी ड्रीम। अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो मेहनत तो करनी पड़ती है, बट उसके साथ साथ आपको दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए आपके मन में, आपको अपना 100% भी देना पड़ता है, तभी आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज, हॉबीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वंस लाइफ। जब तक आपकी कोई हॉबी नहीं होगी ना, आपसे अगर कोई पूछता है आपकी हॉबी क्या है और आप बोलते हैं टीवी देखना, तो फिर क्या ही मतलब है ना। कुछ ना कुछ होना चाहिए, जैसे आपको बुक पढ़ना पसंद है, या फिर आपको
नए वर्ड सीखना पसंद है, या आपको डांसिंग पसंद है, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, कुछ कलेक्ट करना, कुछ भी, पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, बोलना, पब्लिक स्पीकिंग करना, कोई तो हॉबी होनी चाहिए किसी ना किसी की। तो अगर कोई हॉबी होगी तो उससे क्या होगा, आपकी लाइफ में एक बहुत अच्छा आप रिजल्ट देख पाओगे। पेरेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द फ्यूचर ऑफ देयर किड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माता पिता का बहुत जरूरी रोल होता है अगर किसी बच्चे का फ्यूचर बेटर करना है तो, और वो हमें रिचर्ड इब्राइट की लाइफ से देखने को भी मिलता है। डन, ऑल राइट, चलिए इसी को हिंदी में देखते हैं, फिर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। सो कहानी का संदेश है कि लगन, समर्पण और कड़ी मेहनत किसी भी सपने को पूरा करने में मदद कर सकती है। तो आपको ये तीनों वर्ड्स जो हैं वो ध्यान में रखने हैं। शौक किसी के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। कैसे शौक? जो आपकी हॉबीज होती हैं, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, जिससे वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एक लाइफ में, ताकि आप ऑब्वियसली फिर उसमें आगे बढ़ सको। माता पिता अपने बच्चों के भविष्य को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये भी आपको सीखने को मिलता है रिचर्ड इब्राइट के चैप्टर से। अगर उनकी मम्मी जो है वो बुक नहीं लाती, या फिर उनको प्रोत्साहन नहीं देती, या उस तरीके से नहीं बोलती उनको कि भैया ये बुक है, इस पर एक्टिविटी कर सकते हैं एवरीथिंग, तो शायद उनका कलेक्शन वाला पॉइंट जो है खत्म हो जाता और आज वो इतने बड़े साइंटिस्ट नहीं होते। तो उनकी मॉम ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया, सही चीज़ें सिखाई, सही चीज़ें लेके देती थी उनको, जिससे वो कुछ ना कुछ सीखें, और इस तरीके से रिचर्ड इब्राइट की लाइफ बदल गई। डन, ऑल राइट, चलिए। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के चैप्टर के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको पूरा वन शॉट रिवीजन क्लियर हो गया है कि कैसे आपको ये पूरा चैप्टर ध्यान में रखना है। बट फटाफट से मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ऐसे ही बाकी के चैप्टर्स या और भी वीडियोस देखना चाहें मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल से, तो आप किस तरीके से इन्हें एक्सप्लोर या एक्सेस कर सकते हो। देखिए, आपको बस जाना है गूगल पे, टाइप करना है magnetbrains.com, और इस तरीके से आप ये वेबसाइट जो है वो ओपन कर लेंगे। अब इस वेबसाइट पे आपको सारे कोर्सेज दिए हैं। आप इंग्लिश मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हैं, क्लिक कर दीजिए। आप हिंदी मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हैं, प्लीज क्लिक कर दीजिए। आपको स्पोकन इंग्लिश कोर्स, एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, नीट, जैप, कैप, कुछ भी पढ़ना है, बस उस पर क्लिक कर दो, और आपको उससे रिलेटेड क्या मिलेंगी, क्लासेस। सपोज अभी आप हिंदी मीडियम का कुछ पढ़ना चाहते हैं, आप क्लासेस पे देखेंगे, फिर तो क्लासेस में आप क्लिक कर रहे हैं, सपोज क्लास 10th की, मुझे 10वीं कक्षा का कोई सब्जेक्ट देखना है, क्लिक करो, आपके सामने क्या होगा ना, सारे जो विषय हैं वो हाजिर हो जाएंगे। अब आपको जो पढ़ना है, जैसे आपको स्प्रिंग ब्लॉसम बुक है, फर्स्ट फ्लाइट है, एनसीईआरटी बुक, जो पढ़ना है आपको, आप बस क्लिक कीजिए, आपको क्या मिलेगा, उससे रिलेटेड लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। सपोज आपने क्लिक किया, आपके सामने देखिए सारे चैप्टर्स आ जाएंगे। किस पे क्लिक किया आपने? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सेकंड बुक पे, आपके सामने सारे चैप्टर्स आएंगे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, किसी पे भी क्लिक कर दीजिए और आप उसका वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आपने किसी पे क्लिक किया, आपको मिल गया क्या, कोई भी वीडियो जहां आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का डिस्कशन देख पा रहे हो। डन, ओके। सो इस तरीके से हम आ चुके हैं आज के वीडियो के, आज के चैप्टर के डिस्कशन के अंत में। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं और कोई भी डाउट नहीं है आपके दिमाग में। इसी तरीके से अब हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक खुद का, सबका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।